आज के आज के इस महाकुंभ में, ज्ञान के महाकुंभ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। यू ऑल आर वेलकम। और बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। फटाफट जुड़ रहे हैं और इसके आगे भी जुड़ते रहेंगे। दोस्तों, मैं चाहूंगा आज के इस दिन की शुरुआत, आज के इस दिन की बहुत बढ़िया शुरुआत हम माँ सरस्वती की वंदना से करेंगे। आप सबसे विनती है, आप जिस ईश्वर को मानते हैं उसकी प्रार्थना करिए। यहाँ हम माँ सरस्वती की वंदना करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं चाहूँगा हम सब में से कोई एक ऐसे व्यक्ति इस समय अस्पताल में है, इलाज चल रहा है, चाहे हमारे पहचान में हो या नहीं पहचान में हो, इस विश्व में जो भी व्यक्ति इस समय इलाज के मतलब इलाज उसके ऊपर चल रहा है, हम 1 मिनट के लिए एक प्रार्थना करेंगे उन सबको जल्द से जल्द राहत मिले, उनकी तबीयत अच्छी हो जाए। तो आप सब भी मेरे साथ ये विश्व प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, जिन हमारे अपनों ने या हमारे जान पहचान वालों ने या अनजान वालों ने इस दुनिया से अपना देह त्याग दिया है, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी हम चाहेंगे एक एक सेकंड, ये 10-15 सेकंड का एक मौन व्रत हम करें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पुनः एक बार इस ज्ञान के खजाने पे, इस महाकुंभ में, ज्ञान के महाकुंभ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिलीव करिए 27 दिन का ये मुकाबला है और अभी तक जो जो लोग आए हैं, सॉलिड सुपर जबरदस्त ज्ञान हम सब में बांटा है। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है दोस्तों, आप फील्ड में जाइए, आप मार्केट में उतरिए। आप केवल सोचते रहेंगे, चाहे वो ऑफिस हो या घर हो, सोचने से कभी बड़ा काम नहीं होता। आप एक्चुअल में जब फील्ड में जाएंगे तब बड़ा काम होता है। सो दोस्तों, इस बात को, आज के स्पीकर को इनवाइट करने के पहले एक मैं छोटी सी कहानी के माध्यम से उनको इनवाइट करूंगा। दोस्तों, जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं। एक बार उसी जंगल में एक ऐसा जानवर था, एक ऐसा जानवर था जिसका, जो गेंडा हम लोग बोलते हैं, राइनो, गेंडा। अब गेंडा अपनी अपनी सूंड को देखता था, मतलब वो सींग को देखता था। उसको लगता था, यार इतना भारी भारी, इतना धारदार मेरा सींग है, कमाल का सींग है यार। अगर मैं दौड़ दौड़ के जाऊं और सींग किसी जानवर के अंदर घुसाऊं तो जानवर वही के वही ढेर हो जाएगा। उसके मन में आया कि मेरा या बाकी सब जानवरों का चमड़ा और मेरे चमड़े में जमीन आसमान का अंतर है। मेरा चमड़ा कोई इजीली फाड़ भी नहीं सकता, मतलब मुझ पर हमला करे तो मुझे मार भी नहीं सकता। उसको लगा, यार मेरा वजन तो सबसे भारी है, मेरा वजन तो जबरदस्त भारी है। एक हाथी को छोड़ दिया जाए तो हाथी के बाद, हाथी और जिराफ के बाद अगर कोई शक्तिशाली वजनदार है वो तो मैं हूं। न हाथी दौड़ सकता है, न जिराफ के पास मुकाबले करने का कोई चीज है जैसे मेरे पास सूंड है। तो मेरे पास सारी चीजें हैं, तो साला मेरे दिमाग में, मतलब उस राइनो के दिमाग में, गेंडे के दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। अब सवाल का जवाब चाहिए तो गेंडा जाएगा किधर? गेंडा आया जंगल के राजा के पास, शेर के पास। शेर के पास आकर उसने कहा, अरे भाई मुझे एक चीज बताओ यार।
शेर मुझे एक चीज बताओ यार, मेरा ये जो सींग है, ये जो सूंड है, ये जो सींग है, ये कैसा है? शेर बोला यार, तू आ रहा था तभी मुझे थोड़ा सा डर लग डर लगने लगा, कहीं ये सींग से तू हमला तो नहीं करेगा, और तेरा हमला अगर हो गया तो मैं तो यार लहूलुहान हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो तेरा तो ये जो सिंह है वो तो बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा, मतलब ऐसा है कि कोई भी जानवर उसके सामने टिक नहीं पाएगा। अच्छा। अच्छा मुझे एक चीज बता, मेरा वजन कैसा है? अरे तेरा वजन तो बहुत बढ़िया है यार, तू वजन के साथ भागेगा ना तो हाथी भी गिर जाएगा, अगर हाथी को ठोक देगा तो हाथी भी गिर गिर जाएगा, इतना बड़ा वजन है तुम्हारा। अच्छा, बढ़िया बात है। अच्छा ये बता, मेरा ये चमड़ा कैसा है, चमड़ा? अरे तुम्हारा चमड़ा तो बहुत जाड़ा है यार, कोई जानवर, मेरे जैसा जानवर अगर नाखून भी डाले तो नाखून अंदर नहीं पहुंचेंगे, मतलब तुझ पर कोई हमला ही नहीं कर सकता। अच्छा, मेरी चाल कैसे? अरे तेरी चाल तो राजा जैसी है यार। तो यार ये बता, मेरा सिंग सबसे बढ़िया है, मेरा चमड़ा सबसे बढ़िया है, मेरा वजन बढ़िया है, मैं दौड़ता सबसे स्पीड में हूं, मेरा चाल बढ़िया राजा जैसा, तो ये बता जंगल का राजा तू कैसे है बे? जंगल का राजा तो मैं होना चाहिए। दोस्तों, शेर ने कहा वाकई यार, जंगल के राजा तो आप होने चाहिए, लेकिन पता है ये जंगल का राजा मैं क्यों हूं और तुम क्यों नहीं हो? तुम में वो सारी काबिलियत है राजा बनने की, लेकिन तुम्हारे अंदर एक अवगुण है। बोलो कौन सा अवगुण है? तुम दिन में ना एक बार, चाहे वो शाम हो या सवेरे हो, कभी भी एक बार जाके उस कीचड़ में लेट जाते हो। और यही बात है कि जो तुमसे राजा बनने के लिए तुम्हें रोकती है। हाँ, जिस दिन वो छोड़ दोगे उस दिन तुम राजा बनोगे। अब गेंडे ने सोचा, चलो कीचड़ में लेटना, कीचड़ में जाकर सोना मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात है। छट, हमको राजा नहीं बनना, हमको वो चाहिए। दोस्तों, ये कहानी ना एक बहुत बड़ा मैसेज देती है। ये गेंडा कौन है? ये गेंडा और कोई नहीं है, हम सब में वो गेंडे का सोच भरा हुआ है। कौन सा गेंडे का सोच? हम एमडीआरटी, हम सीओटी, हम टीओटी क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? क्योंकि हम में एक अवगुण है, हम जा जाकर उस कीचड़ में लेटते हैं। ये कीचड़ कौन सा है दोस्तों? ये निराशा का कीचड़ है। ये निराशा का कीचड़ है, ये कमजोरी का कीचड़ है, मुझसे नहीं होगा। ये जो सोच है ना, इस सोच का कम ये है, हम वही वो कंफर्ट जोन के, एग्जैक्टली कंफर्ट जोन के कीचड़ में हम लेटे हुए हैं। हमें जितना आ रहा है उसमें हम खुश है, ये जो सोच है ना, ये एक सोच भी दोस्तों किसी कीचड़ से कम नहीं है। मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मेरी पर्सनालिटी ठीक नहीं है, ये कीचड़ है, कीचड़ जिसमें हम न जाने कितने दिन में, न जाने कितनी बार जा जाकर उसमें सो जाते हैं। दोस्तों, बिलीव करिए, हमारे पास कुछ राजा है, इस बिजनेस के राजा है, जो एमडीआरटी सीओटी टीओटी लेवल का काम करते हैं, और सारे लोग एक ही बात करते हैं, भाई अगर तू उस कीचड़ से निकल जाएगा तो तू भी जंगल का राजा बन सकता है। दोस्तों, हम सबको जंगल के राजा बनना है, बराबर, एमडीआरटी करना है, सीओटी करना है, टीओटी करना है। आइए एक ऐसे राजा से हम रूबरू हो जाते हैं, जो आज अपनी वाणी से हम सबको फिर एक बार हम सबके लाइफ में सक्सेस लाने के लिए, बढ़िया काम कराने के लिए आज वो आए हैं। दोस्तों, बिलीव करिए, ये शख्स 2008, जुलाई 2008 से उन्होंने एजेंसी ली है। एमडीआरटी 2014 से लेकर 2018 तक उन्होंने कंटिन्यूस एमडीआरटी किया है। अच्छा, 18 के बाद 2019 में वो डबल एमडीआरटी हो गए। 2020 में देखो उनका जर्नी है ना, जर्नी कहीं आगे पीछे नहीं हुआ है। 2019 में वो डबल एमडीआरटी हुए, 2020 में सीओटी हुए, और आज तक वो कंटिन्यूस सीओटी कर रहे हैं दोस्तों, कंटिन्यूस सीओटी कर रहे हैं। दोस्तों, दो, अच्छा सीओटी मतलब 3 एमडीआरटी हो गए तो सीओटी हो गए, ऐसा नहीं है। उनका एक एमडीआरटी के लिए टीओटी छूट गया 2021 में। 2021 में 5 एमडीआरटी हो गए, 2022 में 4 एमडीआरटी हो गए, 2023 में उनके 4 एमडीआरटी हो गए, 2024 लास्ट ईयर 3 एमडीआरटी हो गए, और 2025 का ये साल का ऑलमोस्ट 1.5 एमडीआरटी वो कर चुके हैं।
टोटल अगर देखा जाए तो 27 MDRT करने वाले हमारे बिजनेस के राजा बोलो, हमारे बिजनेस के शेर बोलो, उनके साथ आज हम आए हैं। बिलीव करिए दोस्तों, प्लीज मुझे हेल्प करिए, जोरदार तालियों से सी 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 जोड़कर मुझे हेल्प करिए टू कॉल मिस्टर सैंकी भरत कुमार हलत वाला जी को मैं आदर के साथ, सम्मान के साथ आगे बुलाना चाहूंगा। यस सर, प्लीज वेलकम सर। आपकी वाणी से, आपके अचीवमेंट से, आपके अनुभव से हम सबको जबरदस्त लाभान्वित करिए। और मैं सबसे पहले सैंकी साहब को वेलकम करता हूं और पूछना चाहता हूं, मेरा पहला सवाल है सैंकी साहब, इस लाइन में आने की आपकी स्टोरीज क्या है? आप कैसे इस LIC एजेंसी में आए? प्लीज सर। यस सर, थैंक यू अभिजीत सर। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आईओई और एलआईसी परिवार को सर मेरा सत सत नमन कि सर आज आप लोगों की वजह से मैं ये स्टेज पे खड़ा हूँ सर। सर सबसे पहला सर, जैसे आपने पूछा कि भाई ये एजेंसी के अंदर में मेरा आने का पर्पस और मतलब किस तरीके से मैं आया, तो सर वो थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यस। जब सर मैं कॉलेज में था, तो तब मेरे एक फ्रेंड की मदर ऑलरेडी एलआईसी की एजेंसी में काम कर रहे थे। और मतलब ये सर मैं बात कर रहा हूँ आज से 20-22 साल पहले की। ओके। तो उस टाइम पे उनका चेयरमैन क्लब मेंबरशिप था, कंटिन्यू काफी वर्षों से कर रहे थे। और मैं जब कॉलेज में था तो उनके घर पे आना जाना रहता था। तो मैं देखता था कि हर महीना कुछ ना कुछ मतलब 50,000 रुपए का चेक आता है, क्योंकि उस टाइम पे तो एलआईसी के चेक्स आते थे कमीशन के। तो 50,000 का चेक आता था, मतलब उनकी मदर काम कर रही थी। तो कोई महीने 70,000 का चेक आता है, कोई महीने 80,000 का चेक आता है। तो मतलब मैं पूछता था कि ये मतलब किस तरीके से होता है। बोल रहे थे एलआईसी का काम है, तो 50,000 रुपए के आसपास का मिनिमम इतना कमीशन आता है। अभी सर उस टाइम पे मैं खुद मतलब मिडिल क्लास पीपल में, और 50,000 आज से 20-22 साल पहले तो सोचता था कि साला ये काम तो अच्छा लग रहा है सर, कि मतलब बस ऐसे घूमना ये वो, कोई ऑफिस भी नहीं था उनका। तो मतलब काम कर रहे थे और 50-60 हजार रुपए आ रहा था। तो तभी से मेरे वेंकटेश साहब, माइंड। मतलब आपका कहना है 22-23 साल पहले एक महिला, बराबर है, यस, जिसके पास ऑफिस नहीं था, वो आराम से महीने का 50-60 हजार कमा रही थी? क्या बात है, यस, क्या बात है। यस, यस। जितने भी महिला है, आप सोचिए, 50, आज से 20-22 साल पहले 50 हजार था, आज का नहीं। प्लीज सर, कैरी ऑन। तो सर बस वही मेरे माइंड में उस टाइम पे चल रहा था कि ये तो बिजनेस अच्छा लग रहा है, कि भाई कैसे काम करना, मतलब 50-60 हजार रुपए मिनिमम आता था। तो बस उसी टाइम से मतलब माइंड के अंदर में चल रहा था कि मतलब एलआईसी का भी कुछ काम किया जाएगा आगे जाके। और फिर उनसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, तो फिर उन्होंने ही मुझे बाई फोर्सफुली उनकी ही ब्रांच के अंदर में दीपेश सर करके थे, तो फिर उनसे इंट्रो करवाया और उनके थ्रू मुझे एजेंसी दिलवाई। सर, मैंने हालांकि। जानबूझकर आपके SBS साहब का नाम मैंने नहीं लिया, मैं चाह रहा था यस, आपके मुंह से वो नाम निकले। यस सर, आपके SBS सर का नाम यस, बताइए। यस, यस। तो फिर उस टाइम से मतलब दीपेश भाई गांधी, जिनको भी सर मैं मतलब उनकी बदौलत ही मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे पीछे काफी मेहनत की। क्योंकि मुझे जब एजेंसी ली थी तब उतना मालूम नहीं था कि भाई किस तरीके से काम करना है। ठीक है, एजेंसी ले लिया और वो मतलब माइंड में चल रहा था 50,000 रुपए कमीशन, वो दिख रहा था। लेकिन काम किस तरीके से करना वो मालूम नहीं था। तो फिर उन्होंने आगे जाके काफी मेहनत किया। उसके साथ में मतलब मेरे एक कलीग है, गौरांग भाई मास्टर करके। तो उन्होंने भी मेरे पीछे मतलब काफी सारी मेहनत की। एजेंसी के अंदर में सर पहले साल में मैंने बहुत मतलब मेहनत किया। और मेहनत करने के बाद बाद में भी सर मेरा जो टोटल लाइव्स होता था, क्योंकि सर ने मुझे उस टाइम पे बोला था कि भाई आपको 12 लाइव्स करनी है। तो सोचा कि चलो 12 लाइव्स करना है तो ये तो टारगेट है अपना। तो सर पहले साल मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने मेहनत भी किया, तो उस टाइम पे सर मेरा टारगेट अचीव हुआ। और उस टाइम पे मेरा 21 लाइव हुआ। तो सोचा कि चलो यार ये तो अच्छा लग रहा है 21 साल का। तो मैंने सर को बोला कि सर चलो इस बार तो मेरा टारगेट अचीव हो गया। बोला तो वो तो अपने को मिनिमम उतना बिजनेस करना है। चलो ठीक है। दूसरे साल भी किया, तीसरे साल भी किया। चौथे साल सर काफी दिक्कत आई, क्योंकि उस टाइम पे मेरा करीब 7 से 8 लाइफ ही हुआ था पूरे साल के अंदर में। और उस टाइम पे लग रहा था कि भाई अभी एजेंसी तो अपनी चली जाएगी। तो उसी दौरान में फिर सर ने वो साल में तो मतलब कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके वो मेरी एजेंसी कंटिन्यू करवा ली।
फिर 2013 के अंदर में सूरत में लॉर्ड्स प्लाजा में अपना बेसिक कोर्स का गेस्ट सेशन था। तो फिर सर ने मुझे बोला, सर और मेरे एक फ्रेंड है देवेश पंचाल करके, तो वो दोनों ने मुझे बोला कि भाई ये आईओई का एक बेसिक कोर्स का है, तो आप इसके अंदर में एनरोल हो जाओ। मैंने बोला ठीक है। तो सर जुलाई 2013 में आईओई का ये अपना गेस्ट सेशन था, तो वो मैंने अटेंड किया। तो फिर वो 2 घंटे का जो मतलब वो पूरा ट्रेलर जो दिखा ना, तो पारस सर उस टाइम पे आते थे, तो पारस सर ने एक डायलॉग बोला था कि ये तो सिर्फ 200, उस टाइम पे 200 रुपए का मतलब 100 रुपए का सेशन था। तो बोला था ये 100 रुपए में तो सिर्फ आपको ट्रेलर मिला, अभी अगर आपको पूरी पिक्चर देखनी है तो आपको ये बेसिक कोर्स करना पड़ेगा। तो उसी टाइम पे मतलब लगा कि आपको आपको संकीत जी, पारस भाई का पारस स्पर्श हुआ और आपकी सोच, आपके दिमाग का पूरा बत्ती खुल गया। गुड। यस यस सर, 100%। तो मतलब पारस सर ने मतलब जो जिस हिसाब से मतलब बात किया, तो लगा कि नहीं यार, 100 रुपए में अगर इतना कुछ मिल रहा है तो फिर मुझे अभी पिक्चर तो पूरी देखनी ही पड़ेगी। और बस सर अगस्त 2013 में आईओई का बेसिक कोर्स किया, बस तभी से सर पूरा जर्नी स्टार्ट हो गया। और जो 2013 के अंदर में मेरा काम स्टार्ट हुआ, तो उसी साल के अंदर में मैंने जो पिछले 5 या 6 साल तक कुछ जो भी काम किया था, वो पूरा एक ही साल के अंदर में उतना लाइफ मैंने कर दिया था। मतलब ऑलमोस्ट बेसिक कोर्स करने के बाद में वही साल में 64 या 65 लाइव्स वगैरह कुछ किया था। वाह वाह वाह। तो लगा कि नहीं यार, कुछ तो है बात। तो बस वहां से फिर 2014 से फिर 2014 के अंदर में मैंने एडवांस कोर्स ज्वाइन कर लिया। फिर 15 या 16 के अंदर में मैंने अपना मतलब प्लान कॉम्बिनेशन ये वो काफी सारे फिर कंटिन्यू, जितने भी अपने आईओई के जितने भी कोर्स है वो मैंने स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू कर दिया। और 2016 या 16 में हम लोगों ने, मैंने और मेरे एक फ्रेंड है, तो वो दोनों ने कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन कर लिया। और वही है सर, 2014 से कंटिन्यू मेरा बस एमडीआरटी वगैरह हो रहा है सर। प्लीज बोलिए सर। संकीत जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने 2013 के बाद बेसिक, एडवांस, मतलब कॉम्बो या कॉरपोरेट और ये, तो एक ट्रेनिंग ने आपके लाइफ में क्या बदलाव लाया? क्योंकि इसके पहले भी आप अभी करता थे, एजेंट थे, ट्रेनिंग के बाद ऐसा क्या हुआ? सर पहला तो चीज ये हो गया कि भाई एक ऑर्गेनाइज मतलब एक फॉर्मलाइज वे के अंदर में एक मतलब मालूम पड़ा कि ये प्रोफेशन के अंदर में किस तरीके से काम किया जा सकता है। पहले भी काम तो कर रहे थे, लेकिन वो मतलब तरीका मालूम नहीं था कि भाई कहाँ से प्रोस्पेक्टिंग करना है, कैसे प्रेजेंटेशन देना है। ठीक है कि चलो भाई अगर मिलना है, किसी का फोन आया या किसी का रेफरेंस मिला तो बस ऐसे ही चले जाते थे। तो बेसिक कोर्स ने मतलब समझो कि दिमाग के सभी दरवाजे खोल दिए कि भाई मतलब यही लाइन एक ऐसी है। और उस टाइम पे पारस सर बार बार बोल रहे थे कि भाई एलआईसी एजेंसी जो है वो मतलब सोने की खान है। तो आज से पहले मतलब उसमें बिजनेस के अंदर में उतना कुछ दिख नहीं रहा था। तो फिर एक्चुअल बेसिक कोर्स करने के बाद में वो मालूम पड़ा कि नहीं, अपन तो 100% मतलब सोने के ऊपर ही बैठा हुआ है, लेकिन काम मतलब दिख नहीं रहा था सोना कहाँ पे है। तो बस वहां से सर एक फॉर्मलाइज वे में मतलब जितने भी कोर्सेज थे वो कंटिन्यू किया। और वो जैसे जैसे कोर्स करते गए वैसे वैसे आइडिया आता गया कि भाई अपन किस हिसाब से कौन से सेगमेंट पे किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो वही है कि धीरे धीरे मैंने बिजनेस के अंदर में वो अप्लाई करना चालू कर दिया, टीम बिल्डिंग स्टार्ट कर दिया। तो वही फिर वहां से कंटिन्यू जर्नी स्टार्ट हो गई एमडीआरटी की। और मेरा पहला लाइफ का एमडीआरटी हुआ 2014 के अंदर में, और वो भी मुझे एक्चुअल मालूम नहीं था कि एमडीआरटी क्या था उस टाइम पे। तो 2014 में ब्रांच से ही फोन आया कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने बोला सर किस बात का? तो बोला था आपका एमडीआरटी हुआ। मैंने बोला वो क्या होता है? तो बोला था कि भाई इतना इतना बिजनेस करना होता है, तो आपका वो ये इस साल का कंप्लीट हो गया है। तो बस वो 2014 में सर मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि भाई एमडीआरटी करके भी ऐसा कुछ होता है। और वहां से फिर कंटिन्यू 2014 से 2018 तक कंटिन्यू एमडीआरटी मेरा हो गया सर। फिर उसके बाद ओके। में तो काफी सारे कोर्सेज ने सपोर्ट किया कि भाई मैं आज ये लेवल पे हूँ सर। ग्रेट ग्रेट। संकीत जी, ट्रेनिंग के पहले मतलब 2013 में, अगर मैं थोड़ा पर्सनल फाइनेंशियल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 2013 में आपकी इनकम क्या थी? और ट्रेनिंग के बाद आज आपकी इनकम, एक रफली एक इनकम क्या है? वे अपने ही भाई सर लोग हैं, अगर उनको फिगर पता चला तो अच्छा लगता है। यस यस सर, ऑब्वियसली।
सर 2013 से पहले जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, मतलब एजेंसी तो 2008 की थी, और उसी टाइम पे मैं एज अ आईसीआईसीआई बैंक के अंदर में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव करके मैंने जॉब स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे सर मेरा जब जॉब स्टार्ट किया था तब तो मतलब 5,000 रुपए महीने का सैलरी था उस टाइम पे 2007 2007। तो फिर धीरे-धीरे मैंने काम वहाँ पे भी स्टार्ट किया, फिर एलआईसी का एजेंसी जॉइन किया। तो उस टाइम पे करीब अगर सालाना कैलकुलेट करते थे ना सर, तो लाख सवा लाख रुपए के आसपास का मतलब मेरा मंथली एनुअल इनकम था। मतलब महीने का 10 से 11,000 रुपए के आसपास। फिर मैंने 2011-12 के अंदर में मैंने जॉब छोड़ दिया, और जब मैंने जॉब छोड़ा था तब मेरा सैलरी एनुअल पैकेज था करीब सवा 2 लाख का। मतलब टोटल मिला के इंसेंटिव ये वो, मतलब पर मंथ 20,000 रुपीज आप पकड़ सकते हो। तो सवा दो से 2.5 लाख रुपए के आसपास का मेरा एनुअल पैकेज उस टाइम पे था। सर आज भी मैं वही मेरा इनकम है, सवा 2 लाख का ही, सवा 2 से 2.5 लाख का ही इनकम है। लेकिन सर फर्क अभी इतना है कि पहले मैं पूरे साल में कमाता था, वही इनकम आज 15 महीने 15 दिन के अंदर में आता है सर। क्या बात है, ग्रेट। सो तो फर्क ग्रेट ये इतना ग्रेट। हो गया सर। अराउंड 50 lakhs के आसपास आपकी सालाना इनकम हो चुकी है, ग्रेट। यस यस सर। बहुत तो बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। सर आईओआई की बदौलत ही है कि सर मैं ये मुकाम पे हूँ। नो डाउट आईओई की बदौलत है, लेकिन आपने जो ज्ञान मिला ना, उस ज्ञान को आपने यूज किया अपने तरफ। नहीं होता क्या, मतलब ज्ञान यहाँ आता है ना तो दिमाग अमीर हो जाता है, लेकिन वो ज्ञान यहाँ से निकल के मुंह से निकलता है ना और किसी ग्राहक के सामने निकलता है तो जेब गर्म होती है। बहुत यस अच्छा। यस 100%, 100% सर। संकेत जी, बहुत सारे लोगों ना सवेरे सवेरे बैग लेके निकलते हैं, लेकिन वो ना 1 घंटे के बाद उनको ऐसा मालूम होता है कि यार मैं किसके पास जाऊं। तो प्रोस्पेक्टिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम लोगों को है आज भी, ये सालों की एजेंसी के बाद। तो आप ऐसा अनोखा प्रोस्पेक्टिंग क्या करते हैं कि सालों से आप एमडीआरटी कर रहे हो और नए नए ग्राहक आपको मिलते हैं? सर मैंने जब एडवांस कोर्स किया था 2014 में, तो उस टाइम पे सर एडवांस कोर्स के अंदर में तो काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स रहते हैं। तो सर वहां पे एक प्रोजेक्ट था कोल्ड कॉलिंग का। ठीक है, तो कोल्ड कॉलिंग के अंदर में भी सर अलग अलग दो तीन ऑप्शन दिए गए थे कि भाई आप पर्सनली वन टू वन जाके डोर टू डोर जाके कुछ मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे कल प्रवीण मैनी जी को भी सुना तो वो डोर टू डोर मार्केटिंग कर रहे थे। ठीक है, तो सर मेरा जो कोल्ड कॉलिंग है वो अलग तरीके से, मेरा जो कोल्ड कॉलिंग चल रहा है सर वो टेली कॉलिंग के थ्रू चल रहा है। क्योंकि मैं जब आईसीआईसीआई बैंक के अंदर में था तो वहां पे भी जो बिजनेस मॉड्यूल जो था वो कुछ उसी तरीके से था, और वापस से मैंने एडवांस कोर्स के अंदर में भी वो मैंने रिपीट सुना। तो लगा कि नहीं भाई ये सेम चीज अपने बिजनेस के अंदर में भी करने जैसा है। तो सर वहां से मैंने सबसे पहले मैंने खुद ने टेली कॉलिंग चालू कर दिया। फिर वहां से मुझे रिस्पॉन्स मिला उस टाइम पे। फिर लगा कि नहीं भाई अभी मुझे एक पूरा, क्योंकि अगर टेली कॉलिंग के अंदर में क्या सर, मतलब आधा दिन लग जाता था। फिर उसके बाद में मार्केट में जाना ये वो तो थोड़ा दिक्कत हो जाती थी। तो फिर मैंने उस टाइम पे 2014 में मैंने एक स्टाफ को रिक्रूट किया। तो बस एक स्टाफ से मैंने टेली कॉलिंग के थ्रू चालू कर दिया। फिर 2015 ये वो करके, मतलब आज की तारीख में मेरे पास में टोटल 5 टेली कॉलर्स हैं, जो उनका सिर्फ और सिर्फ सुबह 10 से शाम को 5:30 बजे तक का एक ही काम है, उनको सिर्फ लीड जनरेट करके मुझे देना है। ओनली एंड सेकंड ओनली जी, टेली वो कॉलिंग। लीड जनरेट करते समय एग्जैक्टली क्या बोलते, थोड़ा सा एक लाइन में 2 लाइन में बताएंगे ताकि लोगों को उसका फायदा हो जाए, प्लीज। सर वो भी सर सेम कंसेप्ट है, अपने आईओई का ही है, जो एडवांस कोर्स के अंदर में मतलब 3-4 स्क्रिप्ट्स देते हैं। तो उसका ही 2-3 स्क्रिप्ट्स हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि एक अभी उत्सव का कंसेप्ट अभी अच्छा चल रहा है कि भाई जैसे एलआईसी के अंदर में 5 साल का एक शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आया हुआ है, जिसके अंदर में आपको लाइफ टाइम तक का एक पैसिव इनकम भी जनरेट होगा, और लाइफ टाइम तक आपका रिस्क कवर भी चलेगा। बस तो सर इतना ही 2 लाइन का ही मैंने उनको एक टेली कॉलिंग का स्पीच दिया हुआ है। जैसे कोई कस्टमर आगे से कुछ इंटरेस्ट दिखा रहा है कि वो कैसे, तो सर उसके लिए हमारे सर आके आपसे 15 से 20 मिनट डिस्कस करेंगे, तो पूरा डिटेल्स आपको दे देंगे। मैंने एक्चुअली मेरी टेली कॉलर्स को भी पूरे पूरा प्लान समझाया नहीं है। अगर मैं उनको पूरा प्लान अगर डिटेल में समझाने जाऊंगा तो वो फिर आगे कस्टमर्स को भी मतलब उसी तरीके से प्लान समझाने की कोशिश करेंगे। यस यस। तो मैंने संकेत जी, सिर्फ आप ना मतलब एक रिक्वेस्ट आया हुआ है, आप मोबाइल को तो जो खड़ा है उसको आड़ा कर देंगे ताकि ज्यादा विजन। यस यस, गुड गुड गुड, वेरी गुड, थैंक यू। बढ़िया। सर प्रोस्पेक्टिंग का एक तो टेलीकॉलर का हो गया। अच्छा, अनजान आदमी से आप मिलकर एग्जैक्टली शुरुआत कैसे करते हैं?
उसमें सर बेसिकली ऐसा होता है कि काफ़ी सारे जब अगर टेलीकॉलर के थ्रू अगर मुझे मिलना होता है, तो वहाँ पे मुझे आइडिया ही नहीं होता है कि सामने वाला बंदा कौन है। कि भई वो मतलब करोड़पति है या कोई एक मिडल क्लास फैमिली से है या लोअर मिडल क्लास फैमिली से है, वो एक्चुअल आइडिया नहीं होता है। वो वहाँ पे जब पर्सनली मिलने जाता हूँ तभी मुझे मालूम पड़ता है। तो वहाँ पे ही मतलब पूरा मतलब जो भी है क्योंकि सभी आईओई से सीखा हुआ है तो उसी टाइम पे मतलब निकलता है कि भाई जैसे एचएनआई लोग हैं तो वहाँ पे क्या बात करना है, मिडल क्लास पीपल है तो वहाँ पे क्या बात करना है। ठीक है? फिर भी एक सर मैं रफली बता देता हूँ कि भाई अपना एक सर फाइनेंशियल पिरामिड का एक कांसेप्ट है, ठीक है? हम्म। तो नॉर्मली जहाँ पे लगता है कि भाई मिडल क्लास फैमिली है या लोअर मिडल क्लास फैमिली है क्योंकि आज की तारीख में क्या म्यूचुअल फंड्स वगैरह का मतलब सभी के माइंड के ऊपर में वो भूत सवार है। तो सर वहाँ से मैं फाइनेंशियल पिरामिड से ही थोड़ा स्टार्ट करने की ट्राई करता हूँ कि पहले मैं फाइनेंशियल पिरामिड उनको समझाने का मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है? और वो फाइनेंशियल पिरामिड जैसे कंप्लीट होता है, उसके बाद में मेरा दूसरा क्वेश्चन वही रहता है कि सर आपका इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में कहाँ-कहाँ पे है? तो जहाँ पे अगर 10 लोगों को मिलना होता है, वहाँ से 10 में से 8 लोगों का तो कुछ ना कुछ म्यूचुअल फंड ये वो मतलब डायरेक्ट इक्विटी थ्रू कुछ ना कुछ तो उनका इन्वेस्टमेंट चल ही रहा होता है। तो फिर मैंने अगेन वो वही सामने से क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर चलो ये फाइनेंशियल पिरामिड समझे, आपको क्या लग रहा है? अब ये फाइनेंशियल पिरामिड के हिसाब से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बोला था नहीं 100% जाना चाहिए। बस तो फिर वहाँ से मेरा आगे फिर एलआईसी का प्लान प्रेजेंटेशन वगैरह स्टार्ट होता है सर। गुड गुड। और बिलीव करिए दोस्तों, फाइनेंशियल पिरामिड एक ऐसा कंसेप्ट है, आपने अगर किसी को समझा दिया तो वो आदमी 80-90% उसमें आ ही जाता है, उसको लगता है कि ये ऐसा प्लानिंग होना चाहिए। गुड सर, गुड। सर, मैंने अभी कहा ना, एक अनजान आदमी, चलो आप रहा चाहे मतलब आप कहीं मॉल में गए हो, कोई ऑफिस में गए हो, कोई अनजान आदमी दिखा, आपको लगता है कि वो प्रोस्पेक्ट है, हाउ यू अप्रोच टू दैट पर्सन, अननोन है। यस। सर वहाँ पे मेरा अप्रोच ऐसा कुछ डायरेक्टली तो नहीं रहता है, फिर भी मैं कोशिश ऐसा करता हूँ मेरे ऊपर के जेब के अंदर में ऑलवेज़ मेरे विज़िटिंग कार्ड रहते ही रहते हैं। मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मेरी जेब के अंदर में मेरा विज़िटिंग कार्ड रहता ही रहता है। और अगर मुझे कुछ लगता है कि भाई नहीं ये कुछ प्रोस्पेक्ट लग रहा है, तो सर वहाँ पे मैं नंबर शेयरिंग का मैं ट्राई करता हूँ या फिर मेरा विज़िटिंग कार्ड उनको देने की ट्राई करता हूँ और उनका जो भी एक अगर विज़िटिंग कार्ड है या कॉन्टैक्ट डिटेल्स है तो वो मैं लेने की ट्राई करता हूँ। ठीक है? तो उतना वहाँ पे कुछ उतना प्रेज़ेंटेशन नहीं है कि ये वो, सिर्फ़ मेरा इंटेंशन यही रहता है कि एक-दूसरे को सिर्फ़ मतलब इंट्रोडक्शन हो। वो मुझे पहचाने, मैं उनको पहचानूँ। ओके ओके। ठीक है? फिर वहाँ पे अगेन फिर अभी कम से कम 5-6 महीने की पहले की बात है। हम लोग मुंबई आए थे सर, ये अपने आईयूआई के कोर्स के रिगार्डिंग। तो उस टाइम ओके पे रिटर्न में ट्रेन के अंदर में एक कपल बैठे थे, तो वो मतलब अच्छा एक एक्सपीरियंस भी हुआ था। तो कपल मतलब एक एक दूसरे से बात कर रहे थे और वो कुछ एक कोई कन्वेंशन के अंदर ही आए थे मुंबई के अंदर में, क्योंकि उनकी बातों से पता चला। और मैं और मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर भी साथ में थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि भाई नहीं ये कुछ अच्छे लोग लग रहे हैं, तो फिर वहाँ पे मैंने उनका हम दोनों ने एक-दूसरे का नंबर शेयर किया। फिर वो भी सूरत से थे, तो सूरत के अंदर में मतलब पर्सनली 2-3 बार हमारा मीटिंग भी हुआ और लगा कि नहीं ये तो एक अच्छे लेवल के आदमी हैं। फिर उनका भी घर का इनॉग्रेशन भी हुआ तो व उस टाइम पे भी उनका इन्विटेशन कार्ड भी आया था मेरे पास में। लेकिन समहाउ मैं नहीं जा पाया। फिर भी अभी मतलब इंट्रोडक्शन चालू है। और वहाँ से कुछ ना कुछ फ्यूचर के अंदर में एक अच्छा-सा बिज़नेस आने की आशंका है। यस यस। यस। अच्छा, कुछ लोगों ने पूछा है फाइनेंशियल पिरामिड क्या है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल पिरामिड ये एक एडवांस कोर्स का एक टॉपिक है। उसको डिटेल में जाना है तो एडवांस कोर्स में जाइए, और जो उसको हल्के में आपको थोड़ा ऊपर ऊपर का नॉलेज चाहिए तो यूट्यूब पर जाइए, फाइनेंशियल पिरामिड का आपको नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन डिटेल में जाना है तो एडवांस कोर्स आपको जो अभी हाल ही में अभी मुंबई में होने जा रहा है, बराबर है, वो मुंबई में होने जा रहा है, उसका आप एडवांटेज ले सकते हैं, और दीपक भाई उसको लेने वाले हैं। तो दीपक भाई जिन्होंने उस कोर्स को बनाया था, बराबर है, लीडर्स को बनाया था, वो खुद लेने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए वो एडवांस कोर्स एक जबरदस्त लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होने जा रहा है। अच्छा, मैं ये यस, यस। पूछना चाहूंगा, सैंकी जी, ये दो आइडियाज आपने बताया प्रोस्पेक्टिंग के, आप रेफरेंस कैसे मांगते हैं जनरली? आपको पता है कि एक अगर क्लाइंट बन गए तो एक आम की गुठली में कहते हैं ना हजारों आम होते हैं, तो आप रेफरेंस कैसे मांगते सर रेफरेंस में ऐसा होता है कि ये भी सर सब जो भी मैं अभी वर्क जो कर रहा हूँ ये
टोटली 2 ही कोर्स के हिसाब से मेजॉरिटी काम होता है। एक है एडवांस और दूसरा है कॉर्पोरेट। और एडवांस के अंदर में काफ़ी अच्छी तरीके से ये पढ़ाया गया है कि भाई आपको रेफ़रेंस कैसे निकालना है। तो सर वही मैंने एक रेफ़रेंस बुक मैंने बनवाया हुआ था। आज से मतलब जब मैंने 2014 में एडवांस कोर्स किया था, तो फिर 2-3 साल बाद ही मैंने एक रेफ़रेंस बुक बनाया था। कि समझो कि मैंने कोई भी एक कस्टमर से अगर एक पॉलिसी सेल होता है और मैं फ़ाइल देने के लिए पर्सनली जाता हूँ, और उसी टाइम पे मैं उनसे वो रेफरेंस बुक फिल अप करवाता हूँ। और रेफरेंस बुक के अंदर में बेसिकली होता कुछ नहीं है, सिर्फ़ उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है और लास्ट में 5 बॉक्स दिए गए हैं उन्हें। और उसके अंदर में भी मैंने ऑलरेडी नंबर डाल दिए गए हैं 5, 4, 3, 2, 1, मतलब उल्टे से मैंने वो नंबर डाल दिए हैं। तो ताकि उनको भी मालूम पड़े कि ये, और वहाँ पे वो लिखते-लिखते आते हैं और तुरंत पूछते हैं कि भाई यहाँ पे रेफरेंस इसमें क्या? तो सर अगेन जो अपने एडवांस कोर्स का ही स्टोरी है कि भाई सर अगर कल उठ के अगर कोई अपना इमरजेंसी आता है, तो सर आपके ऐसे 5 लोगों के नज़दीक वाले का नाम यहाँ पे लिख दो। तो फिर जैसे वो उनके मतलब मतलब साले का नाम लिखता है, कोई मतलब कोई क्लोज़ फ्रेंड्स का नाम लिखता है, कोई ब्रदर का नाम लिखता है, तो मतलब वहाँ से 5 नाम मुझे ईज़िली मिल जाते हैं। ठीक है? वेरी और जैसे 5 नाम मिलते हैं तो मैं दूसरा मेरा क्वेश्चन उनको ही रहता है कि सर ये 5 जो है वो आपके नज़दीक में लग रहे हैं, उसके बाद ही आपने ये लिखा। तो बोल रहे थे कि हाँ। तो सर यही 5 लोग जो है ये सेम प्रोविज़न में अगर उनको भी जाके समझाऊँ तो सर कैसा रहेगा? तो बोलता है कि हाँ, तो आप आराम से सर मेरा नाम देके आप उनसे भी मिल लीजिए। तो सर बस उसी तरीके से मेरा रेफरेंसेस वगैरह भी जनरेट होता है सर। रेफरेंसेस सर ये मैं इसी तरीके से पिछले 7-8 साल से यही प्रैक्टिस है सर मेरे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर प्रोस्पेक्टिंग को इसके अलावा कोई और आइडिया जो आप करते हो, ऐसा कोई आइडिया? सर मेजॉरिटी प्रोस्पेक्टिंग के अंदर में मेरे पास में सूरत के इतने नंबर्स हैं सर, कि मेरा वो टेलीकॉलिंग के थ्रू ही मेजॉरिटी मेरे कॉल जनरेट होते हैं। अच्छा, जो भी लोगों ने एक मेरे सवाल पूछा है संकीत जी कि आपको नंबर कहाँ से मिलते हैं? सर नंबर एक्चुअली ऐसा है कि अपने सूरत आरटीओ, जो आरटीओ ऑफिस है, तो वहाँ पे मेरे है 1-2 कस्टमर भी है, 1-2 फ्रेंड्स भी है। तो आरटीओ के अंदर में जितनी भी, वो तो आपको सबको मालूम ही है कि उसके अंदर में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन वगैरह आते हैं। तो मैंने पूरे मतलब उसको बोला हुआ है कि जो भी नई फ़ोर व्हील का जो भी डेटा होता है, तो मुझे आपको वही डेटा प्रोवाइड करना है जो भी पिछले 10 साल के अंदर में जितनी भी फ़ोर व्हीलर अपने सूरत के अंदर में आई हुई है। क्या बात तो है! आज की तारीख में सर ऐसा है कि जो भी पिछले 10-12 साल के अंदर में सूरत के अंदर में अगर नई गाड़ी है फ़ोर व्हीलर, तो वो सभी के डेटा मेरे पास है सर। वाह! क्योंकि ग्रेट। मैंने सर वही जो बेसिक का एक अप्लाई किया हुआ था जो रिलेशनशिप, तो हम्म। वही रिलेशनशिप मेंटेन कर करके वहाँ से वो नंबर्स वगैरह आते रहते हैं सर। तो मेजॉरिटी नंबर जो है वो मेरे आरटीओ से ही सर आज की तारीख में भी आते हैं सर। हर महीना 2 महीने के अंदर में आते ही आते हैं नंबर। तो यस। वहाँ से सर मेरे पास नंबर ज़्यादा आते हैं। और दूसरा सर नंबर्स ऐसा ऐसा होता है कि जैसे मेरे समझो कि मैं हूँ, यही प्रोस्पेक्टिंग का ही आइडिया है जो बेसिक में ही मैंने वो अप्लाई किया हुआ था, कि जैसे अपने नंबर्स के अंदर में समझो कि काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं और एक ग्रुप के अंदर में कम से कम 150 से 200 नंबर की एवरेज आती है। तो वैसे अगर मेरा मोबाइल के नंबर अंदर में देखेंगे तो कम से कम 10 से 15 ग्रुप ऐसे होते हैं जिसके अंदर में कम से कम 200 नंबर होते हैं। ठीक है? हम्म। तो वही है सर कि वहाँ से ही कम से कम मुझे 4 से 5,000 नंबर तो वहाँ से मिल जाते हैं। उसी हिसाब से सर मेरे फैमिली मेंबर्स में उसी तरीके का ग्रुप्स रहता है, फ्रेंड सर्कल में रहता है। तो सर वहाँ से अननोन के नंबर्स वगैरह मैं लेता रहता हूँ सर। यस, यस, गुड। अच्छा, ये बताइए सर, आपका रिजेक्शन आपने फेस किया है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, बड़े एजेंट मतलब हर जगह जाएंगे, वहां पे बीमा लेके ही आते हैं। तो रिजेक्शन के बारे में बताएं ना। हाँ, सर रिजेक्शन में ऐसा होता है कि जैसे अभी मेरा काम जो है वो टेलीकॉलिंग के थ्रू जाना है, जैसे मैंने अभी जस्ट शेयर किया, तो सर वहाँ पे ऐसा होता है कि काफ़ी जगह पे ऐसा भी होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं। कि भाई नहीं, हमको इंश्योरेंस के अंदर में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, ये तो सोचा था कि चलो भाई एलआईसी का है तो क्या है, क्या करके पहले पूरे डिटेल्स जान लेते हैं, फिर 10-15 मिनट के बाद में मना भी कर देते हैं। ओके, ठीक है? ओके। तो नॉर्मली सर वो रिजेक्शन वगैरह भी आता रहता है, फिर ऑब्जेक्शन भी आता है कि समझो कि भाई एक जगह पे एक बात हुई थी मेरी रिबेट के रिलेटेड एक ऑब्जेक्शन आया था सर। तो हम्म। और जब से सर आईओई से जुड़े हुए हैं तब से सर
गॉड ग्रेस की सर रिबेट तो दिया ही नहीं है। रिबेट नहीं दिया हुआ तब जाके ही सर यहाँ पे ये स्टेज पे पहुंचे हुए थे। बाकी अगर रिबेट देते तो मालूम नहीं अभी कहाँ पे पड़े रहते थे हम लोग। तो सर वो एक अच्छा है। और वही था कि अभी बिना रिबेट के काम कर रहे हैं। तो 2021 के अंदर में भी सर मैंने सबसे बड़ा मेरा केस था, जो 50 करोड़ का मेरी लाइफ का सबसे बड़ा केस था, जो वाह। 2021 में ऑलमोस्ट मेरा जो 5 एमडीआरटी हुआ था, और वो अगर केस ऐड हो जाता तो मेरा उस टाइम पे टीओटी था, क्योंकि वही केस के पीछे हम मैं कम से कम 2-3 महीना मेरा पूरा वही केस के अंदर में निकल गया। तो पहले सर मैं वो केस का डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में जो आप पूछोगे। सर हम्म। 2021 के अंदर में ऐसा हुआ था कि मेरे कस्टमर है वो 2013 से मेरे साथ में जुड़े हुए थे, और कुछ ना कुछ मैं और मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर एक बार उनके वहां पे गए हुए थे। तो अच्छा सा एक बिजनेस चल रहा था उनका। तो उस टाइम पे लोन लायबिलिटी प्रोजेक्ट के ऊपर में बात हुई थी। तो बोले थे कि चलो हम लोग सोचते हैं, क्योंकि उनका जो बिजनेस था उसके अंदर में करीब 22-23 करोड़ का उनका सीसी चल रहा था। तो वो वही प्रोटेक्शन के बारे में हम लोगों का बात चल रहा था। फिर कस्टमर एग्री हुए कि बोले कि चलो हम लोग करते हैं। फिर उनका रिपोर्ट वगैरह ये सब हुआ। प्रपोजल एक्चुअल फाइनल हुआ कम से कम 50 करोड़ का। और उसके अंदर में प्रीमियम था 1 करोड़ 17 लाख के आसपास का प्रीमियम था। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा केस था सर। तो काफी सारे हम लोगों ने ट्राई किया, क्योंकि ऑन पेपर जो इनकम एक्चुअल इनकम होना चाहिए था वो काफी कम था। और वही केस जो है हम लोगों ने वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अंदर में डिजाइन करके दिया हुआ था। उमंग और जीवन अमर, मतलब टर्म और उमंग दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोगों ने वहां पे प्रेजेंट किया था। कस्टमर को अच्छा भी लगा कि चलो भाई अच्छा। काफी सारे पेपर वर्क किए। मेडिकल में कम से कम 3-4 बार उनको आना पड़ा, क्योंकि रिक्वायरमेंट कुछ ना कुछ निकल रही थी। फिर फाइनली एलआईसी ने ऐसा किया कि एज पर मतलब इनकम प्रूफ 5 करोड़ का हम लोगों ने उमंग रखा था, सिर्फ वही पास किया। और उसके सामने हम लोगों ने कम से कम 40-45 करोड़ का जीवन अमर रखा था, वो पूरा रिग्रेट कर दिया। मतलब जीवन अमर दिया ही नहीं, सिर्फ 5 करोड़ का उमंग ही दिया। तो कस्टमर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया कि नहीं भाई, अपने को सिर्फ 5 करोड़ का इतना ज्यादा प्रीमियम तो नहीं देना है। तो फिर वहां पे केस रुक गया। फिर वापिस से वो केस रीओपन हुआ जब से ये अपना 5 लाख रुपए का प्रीमियम का लिमिट आया। तो वो लिमिट आया वापिस से, उस टाइम पे वापिस से हमारा कॉल रीओपन हुआ। लेकिन फाइनल स्टेज के अंदर में सर ऐसा हुआ कि एक प्रॉब्लम आया रिबेट की वजह से। तो वो रिबेट की वजह से हम हमारा वो केस हम लोगों ने वहां पे छोड़ दिया। तो वहां पे 2021 में वहां पे वो थोड़ा सेटबैक था वो मेरा, कि उस टाइम पे टीओटी नहीं हो पाया। फिर भी सर मैंने काफी जगह पे इधर उधर मैंने कुछ कुछ काम किया, फिर भी वहां से 5 एमडीआरटी तक आया। तो सर वो एक सबसे बड़ा मेरा उस टाइम संकेत पे जी, सेटबैक था सर। आपने इनडायरेक्टली कहा कि बड़ा केस हाथ से जाने के बाद भी आपने 5 एमडीआरटी किए, क्या बात, यस ताली यस तो सर। बनती है दोस्तों। ताली तो बनती है, नहीं तो लोग निराश होके वहां पे रुक जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 5 एमडीआरटी कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ग्रेट सर, ग्रेट। हम सबकी ओर से आपके लिए ताली। यस सर। यस यस सर। तो सर वो एक सबसे बड़ा उस साइड पे सेटबैक था वो सर। जैसे आईओई में सीखते ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारे एमएम मास्टरमाइंड के अंदर में भी ये केस पिछले मतलब 2-3 महीने से कंटिन्यू डिस्कशन हो रहा था। क्योंकि सर एक मास्टरमाइंड का जो एक आईओई का कंसेप्ट है सर, जबरदस्त है। कि हमारा जो विजेता ग्रुप और डीजे ग्रुप के अंदर में सर यही कुछ ना कुछ, जैसे हर हफ्ते मिलते हैं, तो उसी टाइम पे कुछ ना मतलब वो लोग भी सामने से पूछते हैं कि भाई वो केस का क्या हुआ, कहाँ तक पहुंचा। और वही केस पास करवाने के अंदर में मेरा मास्टरमाइंड और मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर का काफी सारा मतलब सपोर्ट रहा। तो वेरी गुड। वही केस के पीछे हम लोगों का काफी, और मतलब जैसे एक जैसे आपने बोला ना कि 50 करोड़ का केस अगर ड्रॉप आउट हो जाता ना सर, तो वो थोड़ा सेटबैक नहीं, बहुत बड़ा सेटबैक था। तो मास्टरमाइंड वाले ने मतलब बोलते हैं ना कि एक बैकबोन की तरह के चल रहा था, कि चलो भाई नहीं, उनका सपोर्ट था। तो फिर वो फिर माइंड से वो निकाल के फिर दूसरी जगह से हम लोगों ने वो बिजनेस वहां से निकाला। और फिर भी सर वहां पे 5 तक ही पहुंचा। तो उस टाइम पे थोड़ा मतलब रह गया कि चलो एटलीस्ट कुछ मेहनत और कर दिया होता तो 6 तक पहुंच जाते, तो एटलीस्ट टीओटी का टैग लग जाता। हम्म। तो फिर देखते हैं सर अभी क्या होता है। चलिए, मैं ठीक है। चाहूंगा संकी जी, ये साल आप टीओटी के लिए जाइए, और मैं सभी को कहूंगा कि संकी जी को बधाई दे देते हैं, उनको एक आशीर्वाद देते हैं सभी की ओर से, ये साल आपका टीओटी का सपना पूरा हो जाए। यस, चलिए, भगवान ने थैंक यू सर। भगवान ने एक केस लिया है तो कहीं ना कहीं से आपको और भी केस आपको दे सर देंगे। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि फिर वही कस्टमर से बार बार मेरा मिलना जुलना रहता था।
जी। तो वो जो वहां पे ड्रॉप आउट हो गया तो वो तो चलो छोड़ दिया। अभी एग्जैक्टली वही कस्टमर से वापिस से मैं पिछले साल भी मिला था। तो उस टाइम पे वही पार्टी ने मुझे कम से कम 17-18 लाख रुपए का वापिस से प्रीमियम भी दिया। ऐसा क्या नहीं कि बात। नहीं दिया। सेम पार्टी ने जो रिबेट के कारण में मेरा केस उस टाइम पे ड्रॉप हो गया था, वही पार्टी ने मुझे 17 लाख रुपए का वापिस से प्रीमियम दिया था लास्ट ईयर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और बहुत। आज की तारीख में वही फैमिली मेरे पास में कम से कम 65 lakhs का एनुअल प्रीमियम पे कर रही है आज की तारीख में। वाह, ग्रेट, 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 बढ़िया, बढ़िया। अच्छा, मैं चाहूंगा संकेत जी, कोई बड़ा सेल, ये तो सेल आपने बताया, कोई ऐसा बड़ा सेल जो आपको लगता है कि नहीं मुझे बताना चाहिए ताकि मेरे भाई बहनों को उसका फायदा मिले, कोई ऐसे बड़े सेल का कोई अनुभव आपका? सर एक सेल नहीं, ऐसे 2-3 सेल है। स्टेप बाय हाँ। स्टेप बता देता हूँ। एक्चुअली एक सेल सर ऐसा हुआ था 2021 या 22 के अंदर में। मेरा जनरली टेलीकॉलिंग के थ्रू ही काम होता है, तो मैं फर्स्ट टाइम जाके वो पर्सन से मिला। तो उस टाइम पे एक्चुअली जाने के तुरंत ही उन्होंने बोला कि आप मतलब 6 या 7 दिन कुछ लेट हो। मैंने बोला क्या हुआ? क्योंकि वो आदमी को मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा था। बोला था कि मैंने 7 दिन पहले ही एचडीएफसी का मैंने वो संचय प्लस का प्लान लिया हुआ है। मैंने बोला चलो क्या है? तो फिर मैंने पूछा उनको कि भाई मतलब सर क्या लिया है? कैसे लिया हुआ है? कहाँ से लिया हुआ है? तो उन्हें मतलब पूरा डिटेल में बोला कि भाई हम लोगों ने ऐसे मतलब 4 लाख रुपए का प्रीमियम एचडीएफसी के अंदर में लिया हुआ है और वहां पे मुझे 12 साल भरना है और फ्रॉम 14 इयर्स फिर हम लोगों को ये पैसा मिल रहा है। मैंने बोला ठीक है सर, मैं मेरा एलआईसी का भी इससे बेटर एक में ऑप्शन है, मैं आपको सिर्फ दिखा दूंगा, फिर आप डिसीजन लीजिएगा कि क्या करना है। बोला ठीक है। फिर मैंने सर पूरा वो संचय प्लस का जो है वो पूरा प्लान का मैंने ऑनलाइन निकाला। एचडीएफसी के अंदर में मेरे एक दो पहचान वाले, मैंने उनको पूछा कि भाई क्या है पूरा प्लान का डिटेल्स मैंने लिया। फिर 2 दिन बाद के अंदर में वापस से वही कस्टमर को जाके मैं मिला। तो जो संचय प्लस प्रोडक्ट था मैंने वही उसको उसके ऊपर में सेम प्रोडक्ट अपना उमंग का कंसेप्ट मैंने उनको दिखाया। ठीक है, मैंने सिर्फ उतना बोला कि सर यहाँ पे आपने जो 4 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है सर, वही सेम इन्वेस्टमेंट अगर हमारे यहाँ पे आप करते हो तो जो एचडीएफसी में पूरा जो भी अमाउंट मिलता है उसका 1.5 गुना अमाउंट हमारा एलआईसी के अंदर में मिलेगा आपको। तो बोला वो कैसे? तो फिर एचडीएफसी के अंदर में ऐसा था कि भाई 4-4 लाख रुपए आप 12 साल भरो, ऑलमोस्ट 48 लाख रुपीज उनका एक सेविंग्स हो जाएगा। उसके बाद में 5 लाख रुपए आने वाले 25 साल तक मिलेगा। और आफ्टर 25 इयर्स जो भी आपने प्रीमियम डिपॉजिट किया हुआ है वो आपको रिफंड आ जाएगा। और वही मैंने उनको बोला कि सर यहाँ पे आप 12 साल भर रहे हो, हमारे प्रोडक्ट के अंदर में आपको सिर्फ 3 साल ज्यादा भरना है और वहां से आपको 5 लाख मिल रहा है, मैं आपको यहाँ पे 4 लाख के सामने 4 लाख रुपए ही दूंगा। और जब आपकी मैच्योरिटी आएगी तो वहां पे आपको सिर्फ आपने जो इन्वेस्टमेंट किया होता वही आपको रिफंड मिला। हमारे यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो भी आएगा, एज वेल एज उसके ऊपर में आपको बोनस भी जुड़ के आएगा। और वो जो बोनस का वैल्यूएशन है वो जितना प्रीमियम आपने डिपॉजिट किया हुआ है उसका डबल अमाउंट का बोनस का वैल्यूएशन हो जाएगा। तो उस तरीके से आप देखोगे कि वहां पे समझो आपको 1 करोड़ का टोटल बेनिफिट मिल रहा है। वही सेम चीज एलआईसी के अंदर में आप करते हो तो कम से कम 1.5 करोड़ रुपए मिलेगा। बोला था ये तो अच्छा है। फिर रिस्क कवर का मैंने बातचीत किया, फिर बीच में से सरेंडर का मैंने बात किया, फिर पेडअप का बात हुआ, तो मतलब काफी सारे तो लगा कि नहीं यार ये तो बेस्ट ऑप्शन है। तो फिर इमीडिएटली उन्होंने बोला कि चलो 4 लाख एचडीएफसी में लिया, वो तो अभी वो रिलेशन भी था बैंक के अंदर में, तो वहां पे तो फ्री लुक का कोई इश्यू नहीं था। बोले एक काम करो आप 2-2 लाख रुपए, ये मेरे दो भाई है तो आप इनके नाम का 2-2 लाख का पॉलिसी निकाल लो। तो सेकंड मीटिंग में मुझे वहां से 4 लाख रुपए का प्रीमियम इमीडिएटली मिल गया। फिर बहुत। वापिस से मेरा काम मतलब देखता था कि फैमिली का मतलब बिजनेस अच्छा है, तो मैं फाइल देने के लिए पर्सनली उस टाइम पे गया। फिर मैंने बोला सर आपके फैमिली में मतलब टोटल उनकी फैमिली में उस टाइम पे 22 लोग थे। मैंने बोला सर 22 लोग हैं तो चलो भाई ये तो इतना तो हो गया, अभी दो का हो गया सर, बाकी ये दोनों का क्या, मतलब जो भाई थे तो बोला था कि अभी वो दो भाई की वाइफ का भी कुछ ना कुछ प्रोविजन कर लो, तो साथ साथ में उनको भी कुछ ना कुछ पैसा आना चालू है। बोला चलो भाई काम करो, ये 2-4 लाख रुपए हो गया। फिर दूसरा महीने में मैं जाता था तो वापिस से 4 लाख का प्रीमियम में लेके आया। वापिस से वो दोनों की फाइल में मतलब देने के लिए गया। फिर मुझे लगा कि सर ये तो आपके भाई लोगों का हुआ, सर आपका क्या? तो बोला था कि हाँ यार मैं भी कुछ सोच रहा हूँ। तो मैंने उनको भी 2 करोड़, मैंने एक्चुअली उनको 3 करोड़ का उमंग का मैंने बोला कि चलो ये भाई लोगों है वो तो अभी छोटे हैं ये वो, तो आपके लिए सर कुछ ऐसा प्रोविजन करो। तो मैंने उस टाइम पे उनको एम्प्लॉय एम्प्लॉय स्कीम के अंदर में मैंने समझाया उनको। तो
पर मंथ 2 लाख रुपए का प्रीमियम मैंने उनको कोट किया और 2 करोड़ का मतलब 3 करोड़ का जीवन उमंग पास भी हो गया। लेकिन बोले थे नहीं अपने को उतना प्रीमियम में नहीं जाना है, एक काम करो आप 2 करोड़ का कर दो। तो उस टाइम पे मुझे 16 लाख रुपए का प्रीमियम वापिस से वही पार्टी ने दिया। फिर ऐसे मतलब फाइल देने के लिए जाता था, कुछ नई बात होती थी, तो क्योंकि उनके फैमिली मेंबर में भी कम 22-23 लोग थे, तो कुछ ना कुछ आना-जाना, आना-जाने में 1 या 1.5 साल के अंदर में वही फैमिली से कम मेरा टोटल 55 लाख रुपए का प्रीमियम आज की तारीख में है सर। वाह, और ग्रेट ग्रेट। सभी के सभी जीवन जीवन उमंग है। बहुत बढ़िया, 100% 55 गारंटी। डेज़ का प्रीमियम है सर। यस, गुड। दोस्तों, तो आप सोचिए बड़ी फैमिली में एंट्री लेना क्यों जरूरी है। अगर एक आदमी आपका क्लाइंट बन गया, उसके परिवार में 10, 15, 20, 25 लोग हैं, अगर आपने मांगने पर ही मिलता है, हाँ, अपने आप तो बहुत कम लोग लेते हैं। हमारे सैंकी भाई ने उनके पास मांगा सर, इनके वाइफ का, उनके वाइफ का, आपका मांगने पर मिलता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे। ऐसे हर एक अभिकर्ता के पास ऐसे कम से कम 25 से 50 पार्टियां होनी चाहिए, ताकि बड़ा बड़ा प्रीमियम आपको आए और आपका एमडीआरटी सीओटी टीओटी हो जाए। बहुत बढ़िया। सर, इसके अलावा कोई और बड़ा सेल जो आपको लगता है कि सबके सामने रूबरू होना चाहिए, वो सेल। सर मेरा एक क्लाइंट है, डेवलपर है, तो वो उनसे मेरा फर्स्ट मीटिंग हुआ था 2016 और 17, 2016-17 में मेरा फर्स्ट मीटिंग हुआ था। फिर उनके बाद में रिलेशन बिल्डिंग ये वो काफी सारे प्रेजेंटेशन बीच में हुए, फैमिली के अंदर में काफी सारे मतलब इश्यूज भी हुए थे, तो वहां पे मेरा आना जाना रहता था। फिर कस्टमर को जब भी प्रेजेंटेशन करता था तो बोला था कि नहीं अभी नहीं, ये वो बाद में। फिर कोटक में उनका करंट अकाउंट अच्छा सा चल रहा था, तो वहां पे बीच में कम से कम 3-4 पॉलिसी वहां पे चली गई। फिर उनका अकाउंटेंट मुझे बताता भी है कि भाई सर ने यहाँ पे पॉलिसी ले लिया है। फिर वापिस से उनसे कुछ मिलना जुलना रहता था। तो मतलब सर काफी सारे ऐसे प्रेजेंटेशन हुए 2017 से करीब 2023 तक। फिर फाइनली कुछ उनको लगा कि भाई नहीं, एक्चुअली उनका ये हुआ था कि टाटा के अंदर में उन्होंने एक टर्म प्लान या कुछ ऐसा कोई प्लान दिया हुआ था रिलेशन की वजह से। तो वहां पे मेडिकल हेल्थ की वजह से कुछ उनका केस रिग्रेट हुआ। मेरा मिलना तो वैसे ही मतलब आज की तारीख में भी हर महीना 2 महीने के अंदर में मेरा एक 10-15 मिनट का विजिट वहां पे होता ही होता है। क्योंकि वही सर आईओई के इसके अंदर ही मैंने सुना हुआ है कि भाई आपके पास में एक अच्छे से क्लाइंट हो, तो वहां पे एटलीस्ट 10-15 मिनट के लिए भी आप सिर्फ चाय पीने के लिए भी वहां पे चले जाओ, या जैसे कोई भी काम ढूंढ लो, मिलने का बहाना आप ढूंढ लो। तो आज की तारीख में मैं अभी 2 दिन पहले भी उनके पास में गया हुआ था। तो सर 2016 के बाद में मतलब इतनी बार मेरा आना जाना, कोई ना कोई मैं काम मतलब देख के निकल जाता था, स्टाफ को बोलता था कि तू रुक, मैं जाता हूँ। तो उसी बहाने क्या है कि मिलना जुलना हो जाता है। तो 2023 में सर ये टाटा का उनने कुछ प्रोडक्ट लिया था, वो रिजेक्ट हो गया। फिर वापिस से उनका फोन आया, बोला था वो टाटा वाला रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वो टाटा का जो प्रोडक्ट उन्होंने जो लिया था वो भी उस टाइम पे मुझे बताया था, बोल रहा था कि मुझे वो टाटा में लेना पड़ेगा ड्यू टू रिलेशन। मैंने बोला ठीक है सर, वहां पे ले लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं, प्रोडक्ट वैसे तो अच्छा लग रहा है, ले लीजिए। तो वो रिजेक्ट हुआ। फिर वापिस से वो कस्टमर का फोन है, बोला था वो रिजेक्ट हो गया, अब एक काम कर तू एलआईसी के अंदर में ट्राई करके एलआईसी के अंदर में क्या कर सकते हैं। तो फिर वापिस से उनका कुछ 10 करोड़ का हम लोगों ने टर्म भी रखा था, 3 करोड़ का उमंग हम लोगों ने रखा था। तो एक अच्छा सा सम एश्योर्ड हम लोगों ने वहां पे प्रपोज किया था। लेकिन वहां पे प्रपोजल पास तो हुआ, लेकिन पास हुआ टर्म नहीं मिला, सिर्फ 3 करोड़ में से सिर्फ 2 करोड़ उनका सिर्फ उमंग ही पास हुआ। तो वापिस कस्टमर ने बोला यार मुझे तो यार 10-15 करोड़ का अपना बात हुआ था, अभी ये 2 करोड़ का मैं पॉलिसी लेके करूँ क्या। मैंने बोला सर अभी एक काम करो, अभी जो मिल रहा है वो अभी ले लो। बोल रहे थे कि यार नहीं, ये वो काफी सारे मतलब इश्यूज हुए। फिर फाइनली बात हुआ कि चलो अभी ये, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, उनका जो अकाउंटेंट है ना सर, वो अकाउंटेंट रिबेट के कारण में मतलब कुछ अटक रहा था। बाद में मुझे मालूम पड़ा, फिर सीए में हमारे मीटिंग में बैठा, मैंने बोला सर यहाँ पे 2 करोड़ भी मिल रहा है वो तो ले लो, टाटा में तो आपको कुछ वैसे भी कोई कुछ मिला नहीं है, यहाँ पे 2 करोड़ मिल रहा है वो ले लो। तो बोल रहा था कि चलो फाइनल करते हैं। अभी बोल रहा था कि अभी वो मेरा अकाउंटेंट बोल रहा था कि उसमें कुछ कैशबैक वगैरह मिलेगा क्या है। मैंने बोला बुलाओ उनको क्या है। फिर फेस टू फेस बात किया, बोल रहे थे कि भाई काफी सारे एजेंट जो है वो मतलब 25-30% देता है, तो आप कितना देते हो। मैंने बोला सर, मैंने आपको फर्स्ट मीटिंग में ही बोल दिया था कि हमारा यहाँ पे वो रिबेट का ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। बोला था ठीक है। तो फिर बोला था कि ये प्रोडक्ट लेने का कोई मतलब नहीं है। मैंने बोला सर 25% कमीशन
उसके लिए ये पूरा प्रोडक्ट खराब है ऐसा थोड़ी है। अगर आपको लेना मेरे पास में नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं कहीं से भी ये ऐसा प्रोडक्ट ले लो। तो अकाउंटेंट बोला वैसे भी उनको इंश्योरेंस का कोई जरूरत नहीं है। फिर मतलब मेरा वो दिमाग का पारा खिसक गया। मैंने बोला कि एक काम करो, ये प्रोडक्ट लेने की उनको एक्चुअल में कोई जरूरत नहीं है। समझो कि आज की तारीख में इनको अगर कुछ हो गया तो हर महीना लाख रुपए आप देने वाले हो उनके घर पे? बोला था नहीं। मैंने बोला कि समझो कि कुछ भी नहीं हुआ, रिटायरमेंट में मैं उनको हर साल 16 लाख रुपए देने वाला हूँ। आप 16 लाख में से कितना रुपए दोगे? अगर आप ये मुझे वो पार्टी के सामने ही मेरा ये सब डिस्कशन हो रहा था। सिर्फ अगर आप बोल दोगे कि हाँ भाई, अगर इनकी एब्सेंस के अंदर में मैं हर महीने इतना पैसा दूंगा, ये मुझे लिख के दो, या फिर रिटायरमेंट के अंदर में मैं हर महीना या हर साल में इतना रुपए आपको दूंगा, ठीक है, आप सिर्फ इतना मुझे लिख के दो, तो सर मैं सामने से एज अ विटनेस में मैं खुद साइन कर दूंगा, और मैं आपको वो लिख के भी दूंगा कि आपको अभी से इंश्योरेंस का कोई जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। तो बहुत पार्टी समझ गई। पार्टी ने वो उनको सीए को बोला ठीक है चलो मैं बात कर लेता हूँ। और पार्टी ने तुरंत ड्रॉर में से चेक निकाला, बोला था कितने का चेक लिखना है। तो वो 16 लाख समथिंग का कुछ चेक था। और वो भी हम लोगों ने बैकडेट करवाया था, कम से कम 10 महीने पहले का बैकडेट। तो कम से कम उसके अंदर में इंटरेस्ट भी 75 से 80 हजार रुपए का इंटरेस्ट था। तो 70 to 80 थाउजेंड रुपीज का इंटरेस्ट विथ इंटरेस्ट उन्होंने वो फिर प्रीमियम का चेक दिया। तो करीब 17 लाख रुपए के आसपास का वो चेक मुझे दिया था। और वो मेरा केस उस टाइम पे क्लोज हुआ था। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, वहां मैं पे एक ही क्योंकि चीज कहूंगा कि सही आदमी के सामने सही वक्त पर सही बात करना बहुत जरूरी है। अगर ये उन्होंने डायरेक्टली वो अकाउंटेंट के खिलाफ अगर ये बात ना किया होता तो शायद ये डिसीजन वो पोस्टपोन हो जाता। बात सही है ना? यस तो सर। आपने वो अकाउंटेंट को इनडायरेक्टली उन्होंने फंसाया कि आप दे सकते हो क्या, चलो फिर मैं जाता हूँ, नहीं दे सकते हो तो फिर ये करना है। सो ये हाँ। चीज बहुत बार बहुत सारे अभिकर्ताओं के लाइफ में लास्ट मोमेंट में ये आप गूगली डालते हो ना, ये आपको सक्सेस देती है। बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। सो अच्छा, संकेत जी, आपने कहा कि आप मास्टरमाइंड मीटिंग आपकी होते रहती है, मतलब हम्म। एक दिमाग से काम नहीं करते आप, कम से कम पांच पांच छह छह सात सात दिमाग से काम करते हैं। ये चीज का आपके लाइफ में आपके बिजनेस में बहुत बड़ा फर्क पड़ता होगा। यस 100% सर। मैं कमिटमेंट कोर्स में 2016 से जुड़ा हुआ हूँ, 2015 से। तो हाँ। उसी टाइम पे सर मास्टरमाइंड मीटिंग था। और मैं मेरे सभी मतलब सभी लोगों को मैं बोलता हूँ कि एक्चुअली मेरा एज जो है वो 38 है। लेकिन मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है, मैंने कल अनिल जी से भी मेरा बात हुआ था, तो मैंने बोला कि मेरा वर्क एक्सपीरियंस जो है वो कम से कम 300 साल का है। बोला 300 साल कैसे? तो मैंने बोला कि वो सर मैं कल मैं शेयर करूंगा। मैं बोला था कि ठीक है। एक्चुअली सर 300 साल का एक्सपीरियंस ऐसा है कि हमारे जो मास्टरमाइंड के अंदर में क्या है सर, कि सभी मतलब एकदम एक्सपीरियंस वेल एक्सपीरियंस पर्सन है, जिनका एलआईसी इंश्योरेंस के अंदर में कम से कम किसी का 25 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो हमारे मास्टरमाइंड का अगर टोटल एक्सपीरियंस अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो मोर देन 300 ईयर्स जितना एक्सपीरियंस हो जाता है। तो कोई भी क्वेरीज वगैरह कुछ ना कुछ आता है, जैसे कोई पेपर वर्क के रिलेटेड क्वेरीज आती है, या जैसे कोई कस्टमर को कोई प्रेजेंटेशन में क्वेरीज आता है, तो वहां पे जैसे क्वेरीज अगर रखते भी है ना, तो वहां पे वो लोग सभी लोग सपोर्ट करते हैं कि भाई नहीं, आपको यहाँ पे ये बोलना था, आपको यहाँ पे ये बोलना था। जैसे कल प्रवीण जी ने भी बोला कि भाई हमारे वो ब्रिजेश जी की बात कर रहे थे, तो हमारे मास्टरमाइंड के अंदर में भी सर सेम है। जैसे सुनील भाई पान वाला है, तो अगर उनको भी कुछ अगर कुछ क्वेरीज होता है तो हम लोग उनसे मतलब शेयर करते हैं कि भाई क्या है, किस हिसाब से कर सकते हैं, कुछ ऐसा तो क्या करे कि कुछ अलग से कुछ अलग तरीके से अपन एक अलग लेवल पे पहुंच सके। तो वही है कि वो मास्टरमाइंड का सर सपोर्ट 101% है। और मैं तो सभी दोस्तों से भी ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप ये आईओई के कमिटमेंट कोर्स में अगर नहीं जुड़े हैं, तो सर प्लीज सभी लोग आईओई के कमिटमेंट कोर्स के अंदर में जुड़ जाओ, ताकि ये आपको मास्टरमाइंड ग्रुप का भी आपको बेनिफिट मिल सके। और वही विजेता ग्रुप भी है, हमारा दूसरा मास्टरमाइंड ग्रुप है। तो वहां पे भी उन लोगों का भी काफी सारा सपोर्ट है सर। यस सर, यस सर। अब बिलीव करिए दोस्तों, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। लोगों का जो बड़ा रिजल्ट आता है ना, नो डाउट आइडिया तो मिलती है, लेकिन मास्टरमाइंड मीटिंग में जो बोलना पड़ता है, एक हफ्ते का रिपोर्टिंग करना पड़ता है, दैट इज द रीजन आप मार्केट में जाके काम करते हो। एम आई राइट सर?
यस यस 100% प्रेशर सर आता है, दैट एक्चुअली। इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रेशर। सो यस बिलीव करिए आईओई ने सिस्टम ऐसा बनाया है, आपको ज्ञान भी मिले, एक एक अपर लेवल का ज्ञान भी मिले, और उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्रोसेस भी, एक सिस्टम भी आपके लिए काम करे। तो ये सारी सिस्टम के साथ अगर आप जुड़ जाते हो, तो यार साल का 12-13 लाख रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, बदले में कितना? 1.5-2 लाख रुपया बदले में फीस के मुकाबले है, लेकिन 12-13 लाख सालाना हम कमा सकते हैं। बहुत अच्छे। सर, किसी ने पूछा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब मैंने एक ऐसा, मतलब सीए के हैंडल को अभी तो आपने बताया कि ये कैसे हैंडल किया, कोई और है जो सीए का कोई ऑब्जेक्शन आपने हैंडल किया हो? कोई सीए का, या कोई एचएनआई का, एनआरआई का, ऐसा कोई एक केस आपने बढ़िया से हैंडल किया हो? सर, एनआरआई के केस के अंदर में मेरा अभी अभी 6 महीने पहले ऐसा एक केस हुआ था जी। कि एनआरआई एक आए हुए थे, उनको कुछ एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बात हो रही थी, पैसिव जी। इनकम के रिगार्डिंग। तो उमंग के रिलेटेड, उमंग और उत्सव का कुछ मैंने कॉम्बिनेशन वगैरह दिया हुआ था। तो फिर उन्होंने बोला था कि भाई अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ उससे बेटर है कि भाई मैं, वो यूएस बेस्ड थे, तो बोला था कि मैं मेरी कंट्री के अंदर ही इन्वेस्टमेंट क्यों ना करूँ। मैंने सिर्फ वही बोला कि सर समझो कि आपको वहां पे अगर सिक्योरिटी प्रोडक्ट के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना है तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, बोला था कि 2 से 3% तक ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। फिर मैंने बोला कि समझो कि वहां के अगर इक्विटी मार्केट के अंदर में कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे अपना इंडियन इक्विटी मार्केट है, तो वहां पे ऑन एन एवरेज आपको रिटर्न कितना मिलेगा, बोला था कि 5 to 7%। मैंने बोला कि सर 5 to 7% आपको वहां पे रिटर्न मिल रहा है, तो वो गारंटीड है या नॉन गारंटीड है, बोल रहे थे कि नहीं गारंटी तो वहां पे कुछ नहीं है। तो फिर बस वो मैंने पकड़ लिया, मैंने सिर्फ उनको वही बोला कि 5 to 7% वहां पे नॉन गारंटीड पे डाल रहे हो, तो सर यहाँ पे तो हम आपको गारंटीड ऑन पेपर लिख के देते हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो वहां पे आप नॉन गारंटीड में डाल रहे हो पैसा, तो उससे बेटर है कि यहाँ पे गारंटीड में डाल दो, तो यहाँ पे आपको लाइफ टाइम की गारंटी मिल जाएगी। और उनको कुछ प्रॉपर्टी भी लेने की बात हो रही थी, तो मैंने बोला कि सर तो उसके बिहाफ में तो ये हमारा लिक्विड प्रॉपर्टी वाला जो है डिजिटल प्रॉपर्टी जीवन उमंग का कंसेप्ट, तो फिर सर अब उसके अंदर में चले जाओ। तो उन हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे थे, तो बोले थे उनको कुछ आइडिया है कि नहीं भाई ये चीज अच्छा है, तो उस टाइम पे उन्होंने फिर मुझे 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम इमीडिएटली दे दिया था सर। तो वो बहुत एक, हाँ, वो एक एनआरआई पॉइंट ऑफ व्यू से सर वो एक इजीली मेरा क्लोज हो गया था सेल। गुड, गुड, गुड। बहुत अच्छे। अच्छा, बहुत और सारे लोग हैं ना, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, आपने ये कैसे समझाया, आपने वो कैसे समझाया, रिबेट को कैसे हैंडल किया। बिलीव करिए दोस्तों, ये एक एक टॉपिक है ना, कम से कम एक एक घंटे का, एक एक 2-2 घंटे का है। अगर आपको इन सबका जवाब चाहिए, तो आईओई ने, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस ने बहुत सारे दरवाजे खोल कर रखे हैं। चाहे वो बेसिक कोर्स का हो, एडवांस कोर्स का हो, बराबर है, आपका कॉम्बो कोर्स का हो, कमांडो कोर्स का हो, आपके कॉर्पोरेट कोर्स का हो, कमिटमेंट कोर्स का हो, लेजेंडरी लाइफ कोर्स का हो, जो अभी अभी रिसेंटली आए थे उसमें, संकीत जी आप नहीं आए, आपने बहुत बड़ा मिस किया। सो बहुत बढ़िया था, बड़ी परिवार में बड़ी फैमिलीज को कैसे कन्विंस करना, बड़े बिजनेसमैन को कैसे कन्विंस करना, और उसके ऊपर बहुत जबरदस्त काम भी हो रहा है। सो दोस्तों, ऐसे एल आई सी, आईओई ने एल आई सी के ट्रेनिंग के हिसाब से बहुत सारे दरवाजे खोल के रखे हैं। मैं चाहूंगा आप जिस एरिया में हो उस एरिया का दरवाजा आप ओपन करके ये ज्ञान ले लीजिए। रिसेंटली मैं उदयपुर आ रहा हूँ, मैं खुद एक कमांडो कोर्स के लिए उदयपुर आ रहा हूँ। उदयपुर में मेरा एक 3 घंटे का सेमिनार है। उसके बाद उसी दिन शाम को मेरा राजसमंद में एक प्रोग्राम है, अगले दिन भिलवाड़ा में है, उसके उसी दिन शाम को, अगले दिन शाम को चित्तौड़गढ़ में है, और उसके बाद बंसवाड़ा में है, और उसके बाद हमारा, मतलब ऐसे हम राजस्थान को पूरा टूर कर रहे हैं। तो ये ज्ञान की गंगा बहाना है, लोगों के मन में इंश्योरेंस के प्रति एक ऐसे भाव पैदा करने हैं कि हम भी जीत सकते हैं, हम भी एमडीआरटी सीओटी और टीओटी कर सकते हैं। तो इसका जरूर फायदा ले लीजिए। राजस्थान के तमाम लोगों को मैं कहूँगा, 23 और 24 को राजस्थान में उदयपुर में हमारा 2 दिन का कमांडो कोर्स होने जा रहा है। 18 और 19 को हमारा नासिक में कमांडो कोर्स होने जा रहा है। तो इन सब का आप एडवांटेज ले सकते हैं। अच्छा, मैं कहूँगा संकी जी, ये बताइए, ऐसा कोई केस जिसमें आपको बड़े पापड़ बेलने पड़े हो, लास्ट में वो केस, चाहे वो रिबेट का चक्कर हो या और को, लास्ट में वो केस आ गया, ऐसा कोई?
लास्ट में काफी मशक्कत के बाद वो केस आ गया आपके पास? सर मेरा एक डॉक्टर क्लाइंट है, तो उनसे मतलब काफ़ी टाइम पहले बातचीत हो रही थी प्रोडक्ट के रिलेटेड, मतलब कि आफ्टर कोविड, कोविड के बाद में वो एक्चुअली मुझे बाद में मालूम पड़ा। लेकिन सर कोविड के ऑलमोस्ट 6-7 महीने बाद में उनसे कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बातचीत हो रही थी। उससे पहले भी वो डॉक्टर्स जो है वो ऑलरेडी 4 लाख रुपए का प्रीमियम मेरे पास में डिपॉज़िट कर रहे थे। फिर मैंने उनको एक 5 लाख रुपए का एक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बातचीत चल रही थी रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बोला था कि नहीं अभी नहीं करना है ये वो। ऑलमोस्ट 3-4 महीने ऐसे ही निकल गए। फिर बाद-बाद में मैंने पूछा कि सर एग्ज़ैक्टली कहाँ पे अटक रहा है? तो बोला था कि कोविड के बाद में उनको टोटल इक्विटी मार्केट के अंदर में कम से कम स 60 से 70 लाख रुपए का घाटा हुआ, लॉस हुआ। फ्यूचर ऑप्शन के अंदर में, एफ एंड ओ में। तो बोला था कि अभी एक्चुअली ऐसा सिनेरियो है कि जो 70 लाख रुपए का मैं सामने एक प्रॉपर्टी लेने वाला था, वो प्रॉपर्टी का जो मेरे पास में लिक्विड कैश था, वो पूरा इसके अंदर में चला गया, जो आज की तारीख में ज़ीरो है। क्योंकि ऑप्शन के अंदर में सर कॉल पुट शायद आपको मालूम ही होगा कि उसके अंदर में किस तरीके से ट्रेडिंग वगैरह होता है, तो वो पूरा ज़ीरो हो गया। बोला था कि अभी ये 70 लाख रुपए ऐसा हो गया है कि मैं घर पे भी नहीं बात कर सकता हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मैंने आपसे अभी डिस्कस हुआ। क्योंकि मैं जब भी जाता था तो वो डॉक्टर थोड़ा टेंस में लग रहा था कि क्या होगा, क्या नहीं, क्योंकि पहले जो जिस हिसाब से मतलब वो कम्युनिकेट कर रहे थे, उसके बाद में मतलब जो कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो थोड़ा मतलब फेस से ही मालूम पड़ जाता था कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर मैंने उनको यही चीज़ पूछा कि चलो भाई अभी सर हो गया तो वो हो गया, अभी इसके अंदर में क्या कर सकते हैं? बोला था कि अभी तो कुछ नहीं, अभी तो मतलब अगर सेम प्रॉपर्टी मुझे वापस खरीदना होगा तो मैं ऑलमोस्ट 3 साल पीछे चला गया। तो उसी चक्कर में 2-3 मीटिंग हुआ, फिर मैंने एक आइडिया लगाया, मैंने सिर्फ़ उनको वही बोला डॉक्टर्स को कि सर जो 3 साल आप बोल रहे हो कि मैं 3 साल पीछे चला गया, सर वही 3 साल मैं अभी से स्टार्ट करके दूँ आपको, तो कैसा रहेगा? बोले कैसे? मैंने बोला कि जो 70-80 लाख रुपए का प्रॉपर्टी सर आप लेने वाले थे, वही प्रॉपर्टी मैं आज की तारीख में आपको 1 करोड़ रुपए से मैं स्टार्ट करके दूँ और उसके लिए सर आपको पूरा 1 करोड़ मुझे नहीं देना है। सिर्फ 70,000 या 80,000 रुपए मुझे महीने का किस्त देना है आपको और वही सत कोई डाउन पेमेंट भी नहीं देना है। तो 70,000 रुपए ईएमआई से मैं आपको आज की तारीख में 1 करोड़ का प्रॉपर्टी बना के दे सकता हूँ। तो बोला था ये तो अच्छा है क्योंकि 70,000 रुपए तो मैं उतना तो मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है। तो फिर वही मेरा जीवन उमंग का प्लान प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट हुआ। मैंने कोई प्रिंट आउट वगैरह कुछ दिया ही नहीं था। बस पेपर के ऊपर ही मैंने सिर्फ उनको पूरा समझाया। कि भाई रियल एस्टेट में आप जाते थे तो किस तरीके से होगा, जीवन उमंग में किस तरीके से होगा। तो फिर उनको अच्छा लगा कि बोला था यार इसमें तो काफ़ी लफड़े हैं, तो उससे बेटर है कि ये अपना जीवन उमंग ही बेस्ट है। तो फिर उसी टाइम पे उन्होंने बोला भई अपना एक काम करते हैं मंथली ईएमआई में तो नहीं जाएँगे, अपन क्वार्टरली मोड में चले जाएँगे। तो तुरंत ही मुझे 2 लाख रुपए उन्होंने कैश इमीडिएटली मुझे दे दिया। बोला था कि एक काम करो 2 लाख रुपए मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, ये अभी आप प्रोसेस स्टार्ट कर दो। तो सर वहाँ पे जो एक डॉक्टर मतलब मुझे भी नहीं लग रहा था कि ये केस मेरा यहाँ पे क्लोज़ होगा। फिर कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई तो फिर इमीडिएटली उन्होंने 2 लाख रुपए मुझे कैश दे दिया। बोला था कि चलो अपन ये प्रोसेस करते हैं। क्या तो बात वो 1 करोड़ का जीवन उमंग मेरा उस टाइम पे सेल हुआ था, आज से 2 ढाई साल पहले। है! गुड गुड गुड, बढ़िया, बहुत अच्छे है। अच्छा, हमने आपके ऑफिस के ओपनिंग के बारे में कुछ सुना है, तो मैं चाहूंगा दर्शक भी उसके बारे में सुने। सो आपके ऑफिस के ओपनिंग के बारे में। सर ऑफ़िस के ओपनिंग के बारे में ऐसा है कि मेरा ऑलरेडी एक ऑफ़िस तो चल रहा था। फिर हम लोगों ने अभी 1.5 साल पहले ही नया ऑफ़िस एक परचेज़ किया जिसका टोटल कॉस्ट करीब हुआ सवा करोड़ के आस-पास का हुआ। तो उस टाइम पे सर इनॉग्रेशन रखा हुआ था, गैदरिंग रखा था, तो कम से कम 400 से 500 लोगों का गैदरिंग था। और बढ़िया-सा सभी कस्टमर्स को यहाँ पे इनवाइट किया गया था। एलआईसी डिग्निटरीज़ को भी इनवाइट किया गया था। ऑफ कोर्स मुके अपना दीपक सर आईओई के अंदर में भी सभी लोगों को मैंने इनवाइट किया था और ओपनिंग में तो नहीं आ पाए, लेकिन उनके बाद में दीपक सर अभी पिछले हफ्ते ही यहाँ पे हमारे ऑफ़िस पे आके गए थे। और मतलब सभी लीडर्स जैसे अभी आपको भी मैं अभी इनवाइट कर लेता हूँ सर, जब भी आप सूरत में आओ तो मोस्ट वेलकम सर, ऑफ़िस पे आप जरूर आइएगा ज़रूर। जरूर। तो काफ़ी सारे कस्टमर से मतलब बात हुई थी और उस टाइम पे हम लोगों ने कुछ ऐसा मार्केटिंग वगैरह कुछ भी नहीं रखा था, सिर्फ़ और सिर्फ़ कस्टमर का विज़िट ही यहाँ पे रखवाया हुआ था।
और उसके बाद में सर मिलना जुलना हुआ कस्टमर से, तो कहीं पे कुछ ना कुछ बिजनेस के रिलेटेड काम का चालू हुआ, तो ओपनिंग का जो मैंने खर्चा किया हुआ था उतना तो मेरा कस्टमर से प्रीमियम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आ गया सर। गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर, इस समय आपके साथ आपके मास्टरमाइंड के आपके दोस्त बैठे हैं। क्या हम चाहेंगे उनका भी हम 2-2 मिनट 3-3 मिनट का एक छोटा सा इंटरव्यू उनका उनका भी ले लिया जाए? एक्चुअली सर प्रोविजन ऐसा था कि आज हमारे मास्टरमाइंड का टाइम नॉर्मली 7:30 बजे तक 7:30 का होता है, जी। लेकिन सर आज ही अपना प्रोविजन था तो वो हम लोगों ने 7:30 की जगह पे 8:30 का कर दिया है। फिर भी ओके। यहाँ पे हमारे दो मेंबर है मास्टरमाइंड ग्रुप के, तो वो दो मेंबर ऑलरेडी हमारे ऑफिस में आ चुके हैं, तो जी, मैं उनसे आपसे थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा लेता हूँ। इंट्रोडक्शन तो करवा दीजिए उनसे, यस प्लीज। यस सर। तो पहले तो सर ये हमारे निमेश भाई पंचाल है, जो बारडोली करोड़ से है। नीलेश जी, यस सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर, बताएं आपके सक्सेस का क्या राज है? मास्टरमाइंड मीटिंग का क्या प्रभाव आपके और आपके बिजनेस के ऊपर पड़ रहा है? सर मास्टरमाइंड ज्वाइन करने से ऐसा होता है कि सर हर हफ्ते 6 दिन काम करो और 7वें दिन को सबको हिसाब देना पड़ता है। हिसाब। एक 1 लाख का प्रीमियम लाना पड़ता है एक हफ्ते में, या यदि रहे या मंथली रहे, लेकिन लाना पड़ता है। सही और बात। हर शुक्रवार को हम लोग आते हैं, तो हमारा पूरे हफ्ते में जो काम करते हैं उनका पूरा सब पूछते हैं कि क्या हुआ, कितना मीटिंग हुआ, कितना काम हुआ, ये पार्टी को मिला तो क्या हुआ, सब डिस्कस होता है। जो बोले तो सब मास्टरमाइंड में डिस्कस होता है सर जी। जी जी जी, गुड, बढ़िया बढ़िया। सो मास्टरमाइंड मीटिंग एक ऐसा है कि जो आपका पूरा हिसाब किताब एकदम चोपड़ा आपका चोपड़ी से वो सब रखता है। बिजनेस का चोपड़ी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आपका कोई खास आइडिया जो आपको लगता है कि इस समय हमारे दर्शकों को बताना चाहिए? कम से कम 850 से ज्यादा लोग हैं। कोई सेलिंग आइडिया शॉर्ट में आप बता सकते हैं? सर जी, हम एक सेलिंग आइडिया तो क्या है कि जो हम लोग मास्टरमाइंड में जो डबल का कंसेप्ट चला रहे हैं, जितना हम लोग क्या पीएफ के कंसेप्ट पे चला रहे हैं कि जो बिजनेसमैन आइटम है, बिजनेसमैन जो लोग है ना, वो लोग का पीएफ नहीं मिलता है। तो मैं क्या, हमारे गांव में छोटे छोटे लोग पास जाता हूँ, उसको बोल रहा हूँ कि आपके कुछ पीएफ का बचत हो रहा है। तो बोल रहा है, तू जितना आप जितना बचाएंगे इतना हम एलआईसी बचाएंगे। ऐसे कर करके 100 रुपये बचाएंगे तो 100 रुपया एलआईसी बचाएंगे। ऐसा एक वो जो है ना, गुल्लक आता है, गुल्लक, गुल्लक, हाँ। वो बेच देते हैं। गुल्लक में 100 रुपये डालते हैं, तो हम लोग एलआईसी 100 रुपये डालेंगे। ऐसे कंसेप्ट में गांव में बांटते हैं और आता है फिर। ओके, गुड गुड गुड। आप 100 रुपया डालिए, भारत सरकार उसमें 100 रुपया डालेगी, ऐसे बोलकर बहुत बढ़िया कंसेप्ट के ऊपर आपका बहुत अच्छे। अच्छा, हमारे बीच है मिस्टर देवेश पानवाला, मतलब सुनील पानवाला जी। मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहूंगा। सुनील जी, आपके मास्टरमाइंड ग्रुप के बारे में आप बताइए, आपके टीम के सक्सेस के बारे में आप बताइए। नमस्कार सर जी, अभिजीत सर जी। आपका खूब खूब धन्यवाद। और आज का मतलब जो सुपरस्टार जो गिना जाता है, सूरत का स्टार आपके सामने है। और काफी अच्छी बातें आपको बताई है उन्होंने, अच्छा शेयरिंग किया है। पूरे हिंदुस्तान के सभी पार्टिसिपेंट को मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार शैंकी भाई की खास मुलाकात करें। उनके पास इतनी सारी टेक्निक है, इतने सारे गुण हैं कि आईओई के जो भी कंसेप्ट है, जो भी कुछ सीखेगा दूसरे दिन उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और अपनी वेरी। इंडस्ट्री में एक ही चीज है कि जितना भी आप ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग लेने के बाद उसके ऊपर हमें अप्लाई करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे अगर मास्टरमाइंड में भी कोई नया कंसेप्ट की कुछ भी बात होती है तो दूसरे दिन उसका अप्लाईमेंट करते हैं। वो सबसे बड़ी बात है शंकी भाई की। निमेश भाई जो है उनको मैं पूछूंगा कि आपने एलआईसी एजेंसी कैसे लिया और कैसे काम करते थे, उसके बारे में थोड़ा कुछ आप बताइए। चलिए, दिनेश, नीलेश भाई, आपकी एजेंसी के बारे में बताइए। आप कैसे सर काम मैं करते थे, कैसा आईओई में कैसे आए, वो आप बताइए जरा। सर जी, मैं 2014 में आईओई में आया था। समृद्ध भारत प्रोजेक्ट था, और मैं सुबह जॉब करता था, शाम को
एलआईसी का काम कर रहा था और पूरा दिन जॉब में चला था तभी, लेकिन रात को 11 बजे तक काम कर रहा था। तो जब समृद्ध भारत का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2016 में सूरत में, तो पानवाला सर के ऑफिस में वो इंटरव्यू रखा था। तो उसमें ऐसा कंडीशन था कि जो फुल टाइम जॉब काम करे एलआईसी का और ये बेसिक को एडवांस किया तो उसको ही समृद्ध भारत में जाए। तो मैं तो नया आदमी था, तो मेरे गांव से मैं आया था और कुछ सेमिनार में। तो पानवाला सर के ऑफिस में गए थे, तो बोला आपको तो नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि आप तो के फुल टाइम भी नहीं है और बेसिक एडवांस भी नहीं किया है। मैं बोला सर मेरे को एक बार चांस तो दीजिए, मैं बाद में कर दूंगा। लेकिन बस ये समुद्र भारत में जुड़ा तो सब लोग के साथ अच्छा हुआ, ग्रुप बना। बाद में वहां से जर्नी चालू सर सूरत। और अभी आप फिर जब जॉब आप जॉब जॉब कर रहे थे और जॉब के साथ साथ में आपने समृद्ध भारत प्रोजेक्ट किया, तो आप कितना घंटे सोते थे और कितना घंटे काम करते थे, तो बताएं। जॉब कर रहा था तब सब मैं आ, 6-7 घंटा ही सोता था, 6 घंटा सो रहा था क्योंकि जॉब करके आता था, बाद में मैं एलआईसी का काम कर रहा था। मतलब रूटीन जरा बिजी रहता था। अभी फुल टाइम का है तो अभी 8 घंटा ही काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा अच्छा सा काम कर रहा है अभी। गुड। ये निमेश पंचाल जो है सर, वो गार्डन वरेली मिल के अंदर काम कर रहा था और राइट नाइट में 8 बजे जाता था, सुबह 8 बजे वहां से निकलता था। और समृद्ध भारत प्रोजेक्ट जो है वो 10 बजे शुरू होता था हमारा। और सूरत से उसका गांव जो है 90 किलोमीटर दूर है। फिर भी शार्प 10 बजे, मतलब 12 घंटे की जॉब करके पूरी नाइट करके सीधा, मतलब 2 घंटा उसको मिलता है और 2 घंटे में नहा धो के 90 किलोमीटर की जर्नी करके वो सूरत समृद्ध भारत प्रोजेक्ट में आते थे। और समृद्ध भारत प्रोजेक्ट के अंदर पूरे दिन काम करते थे, घर जाता ही नहीं था समझ लो। जब भी उसका नाइट शिफ्ट होता था तो मतलब समझ लो 18 घंटा 20 घंटा उसका वर्किंग डे था। तो बड़ी स्ट्रगल से काम किया। अभी भी वो 90 किलोमीटर दूर से मास्टरमाइंड को अटेंड करने के लिए आया है अभी। बहुत बढ़िया दोस्तों, देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन सबके सभी को देखने के बाद एक ही लग रहा है कि अगर आप में पैशन हो, अगर आप हम्म। में काम करने की एक जिगरा बोलते हैं ना, जिगरा हो, तो शायद सफलता आपके कदमों में आ सकती है। सो ये टीम नहीं, ये ना अकेले नहीं भाग रहे, ये सैंकी जी है, नीलेश जी है, पानवाला जी है और उनका एक ग्रुप है, ये ग्रुप मिलकर भाग रहा है। और अकेला आदमी भागेगा ना, वो कुछ दूर तक जाएगा, लेकिन टीम के साथ भागेगा वो लंबी रेस का घोड़ा बनता है। सो टीम के साथ काम करिए, मैं सभी को कहता हूँ टीम के साथ काम करिए, इट्स ग्रेट टीम वर्क, बराबर है। और समृद्ध भारत, बिलीव करिए दोस्तों, मैं इन 850 लोगों को एक चीज कहूंगा, समृद्ध भारत में भारत समृद्ध होगा ही होगा, सवाल ही नहीं। लेकिन सबसे पहला अगर कोई समृद्ध होगा तो अभिकर्ता होगा, अभिकर्ता का परिवार होगा, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन समृद्ध होगी। और बिलीव करिए, समृद्ध भारत आपको बाहर से अंदर से दोनों ओर से चेंज करता है। आपके अंदर जो डर है ना, डर किसी अनजान व्यक्ति को मिलने का, क्या बात करने का, वो डर आपका धीरे धीरे एकदम निकल जाता है। आपको तो ऐसे लगता है कि कल दूसरा दिन कब आ जाए और कब मैं फील्ड में जाऊं, कब मैं लोगों से बात करूं, क्योंकि सवाल भी ऐसे ऐसे बनाए हैं जो अनजान लोगों से आप बेझिझक पूछ सकते हैं और सफलता मिलेगी। समृद्ध भारत में एक आदमी नहीं जाता दोस्तों, समृद्ध भारत में 8-8 जन की टीम जाती है, जिसमें जेंट्स लेडीज मिक्स होती है। और सवालों के हिसाब उनको ट्रेन किया जाता है, सबसे पहले उनको ट्रेन किया जाता है और उसके बाद उनको भेजा जाता है। किसी ने इंक्वायरी की कि मध्य प्रदेश में बेसिक कोर्स, जी हाँ, इस समय इंदौर में बेसिक कोर्स, पारस भाई का बेसिक कोर्स हो गया है, भविष्य में भी होने जा रहा है। आप हमारे आईओई के संपर्क में रहिए, टच में रहिए, इसका आपको अपडेट मिलता जाएगा, बराबर है। दिल्ली में हो रहा है इस समय, मुंबई में भी एडवांस कोर्स हो रहा है, उसके बाद बेसिक कोर्स होने जा रहा है, उसके बाद पुणे में हो रहा है ये बेसिक कोर्स। तो गुवाहाटी में, मतलब हर जगह पे अभी ये कोर्सेज हो रहे हैं। सो बिलीव करिए, आप अपने अपने लीडर के टच में रहिए, ऑफिस के टच में रहिए, अपडेट रहिए। ये ग्रुप पर जो मैसेज आता जाएगा आप उस मैसेज को ध्यान से देखिएगा।
ट्रेनिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी वहाँ पे मिलते रहती है। उस ट्रेनिंग को आप जरूर जाके अटेंड करिएगा, राइट। सो लुधियाना में भी इस समय ये बेसिक कोर्स होने जा रहा है। तो बेसिक कोर्स इंडिया के हर एक एरिया में होने जा रहा है। बहुत ही जल्द मैं संभाजी नगर में मैं ये बेसिक कोर्स करने जा रहा हूँ। तो संभाजी नगर के आसपास के लोग अभी तैयार रहिए, बहुत ही जल्द छत्रपति संभाजी नगर में भी ये होने जा रहा है। दोस्तों, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, लोगों के ना ऑब्जेक्शन बहुत है अभी। किसी ने ये कहा था कि सर हम मतलब हमें फॉलोअप कब तक करना चाहिए। मेरा जवाब है, जब तक आपकी जिंदगी है तब तक फॉलो करिए। कोई भी क्लाइंट ऐसा नहीं है जिसने आपको आज मना किया वो जिंदगी भर आपको मना करता, ऐसा नहीं है दोस्त। क्लाइंट आज मना करता है, हो सकता है 6 महीने के बाद हाँ बोले, हो सकता है 1 साल के बाद, हो सकता है 2 साल के बाद। सैंकी जी, क्या मैं सही हूं? यस सर, 100% सर। बिलीव करिए, मुझे एक पार्टी ने 7 साल के बाद बीमा दिया, 7 इयर्स तक। अच्छा, 7 साल में मैं क्या करता था, उसके घर में एजेंसी थी, उसका छोटा भाई और छोटे भाई की वाइफ दोनों एजेंसी थी। लेकिन मैं हमेशा जब जब कोई अचीवमेंट करता था ना, जो भी अवार्ड मिलता था ब्रांच में, चाहे वो एमडीआरटी का हो या नॉर्मल हो, मैं अवार्ड के साथ उस क्लाइंट के पास जाता था, मिठाई देता था और उसको कहता था, सर आपके आशीर्वाद से देखो इस बार भी मैंने अच्छा ट्रॉफी लिया। और ट्रॉफी उसके हाथ में थमाता था। तो आदमी हाथ में ट्रॉफी लेके ये बोलता था, अरे अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और फिर मैं उनको पूछा, सर पता है ये ट्रॉफी मुझे क्यों मिला? बोला क्यों? सर मैंने कम से कम ये 1 महीने में 27 लोगों का रिटायरमेंट का एक बहुत बढ़िया प्लानिंग दिया। और 27 लोग सर ये महीने में ऐसे हैं जो आने वाले सालों के बाद उनको सर 3-3 लाख की एक टैक्स फ्री पेंशन जिंदगी भर आने वाली है सर। 27 लोगों का बुढ़ापा मैंने सुकून के साथ बढ़िया किया, इसके लिए मुझे यह अवार्ड दिया गया है। और बिलीव करिए, यह आदमी को भी मैंने रिटायरमेंट का प्लान दिया है। क्या होगा? कहीं ना कहीं उसके दिमाग में क्यूरोसिटी आ जाएगी। दोस्तों, ऐसा ही है, मिठाई बांटते रहिए। किसी के माई मतलब वो है ना, किसी के अंदर ताकत नहीं है, कोई माई का लाल हरा पीला ऐसा नहीं है जो आपको कंटिन्यूअस मना करे। जब तक आपकी जिंदगी है, आप मिलते रहिए, मिलते रहिए, मिलते रहिए, मिलते रहिए। बराबर है। वो कभी ना कभी आपसे बीमा लेगा, लेकिन मिलते कैसे रहिए? बीमा दो ऐसे नहीं, अपनी अचीवमेंट के बारे में बताते जाइए। ये एक बहुत बढ़िया चीज हो सकती है। अच्छा, किसी ने पूछा था रिबेट को कैसे उड़ाना है। बिलीव करिए, एडवांस कोर्स का पहला दिन रिबेट कोर्स होता है। एडवांस कोर्स का पहला दिन रिबेट कोर्स होता है। रिबेट कोर्स में आपके तरह तरह के दिमाग में जो रिबेट के बारे में है ना, सब उड़ जाएगा, बिलीव करिए। जिस गारंटी के साथ सांख्य जन सर ने बोला कि हम लोग अभी रिबेट दे ही नहीं सकते, बिलीव करिए, वो कोर्स उतना पावरफुल है कि आपका रिबेट बच जाएगा। मतलब जो जेब हमारी 3 बाजू से सिली हुई है, एक बाजू से खुली हुई है ना, वो खुली हुई जेब भी बंद हो जाएगी। इतना पावरफुल है एडवांस कोर्स का पहला दिन, जो कॉम्प्लीमेंट्री है रिबेट कोर्स का। सो मैं इंसिस्ट करूंगा, जितने भी लोगों को रिबेट कोर्स के जिनका बेसिक हो चुका है, जिनको रिबेट करना है, आइए मुंबई आइए। मुंबई में दीपक भाई खुद लेने वाले हैं रिबेट कोर्स। तो ये आपको बढ़िया एडवांटेज उसका मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, मैं एक चीज कहूंगा, रिबेट का एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको फायदा मिले। मुझे एक बार एक क्लाइंट ने, जैसे ही मैंने बीमा समझा, उससे कहा, जैसे जी आप रिबेट कितना देंगे, डिस्काउंट कितना देंगे? क्योंकि क्लाइंट नया था, मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट नहीं था, नया था, रेफरेंस से मिला था। मैंने क्लाइंट को पहला सवाल पूछा, सर ये बताइए आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? फ्रेंड ने कहा, भाई मेरा बी पॉजिटिव है। मैंने कहा, सर आपका बी पॉजिटिव है, मेरा ए नेगेटिव है। सर अगर बाई चांस आपको कभी भविष्य में, भगवान न करे, लेकिन खून की जरूरत पड़ती है, क्या मैं मेरा खून डायरेक्टली आपको दे सकता हूँ? क्लाइंट ने कहा, यार देसाई जी, डायरेक्टली कैसे दे सकते हो? आपका खून, आपका ब्लड ग्रुप अलग है, मेरा ब्लड ग्रुप अलग है, आपका खून मेरे खून को मैच कैसे हो सकता है? मैंने वही कहा, सर मुझे, मैं वही कहना चाहता हूं, जब मेरा खून आपके खून को मैच नहीं हो सकता, तो बताइए मेरी कमाई का पैसा आपके परिवार को कैसे मैच होगा सर? इतना बोलकर मैं चुप रहा। क्लाइंट एक झटके बोल, नहीं नहीं ऐसी बात है तो छोड़ो यार,
ऐसी बातें तो छोड़ो, बिलीव करिए ऐसे अनगिनत अनगिनत एग्जाम्पल है जिससे रिबेट हम उड़ा सकते हैं, रिबेट को आराम से हम दूर कर सकते हैं। लेकिन एक है, इसके लिए चाहिए ज्ञान, इसके लिए चाहिए आइडियाज, इसके लिए चाहिए बढ़िया सा कुछ उसको उड़ाने का एक तरीका। सो मैं चाहूंगा ऐसे बहुत सारे तरीके हमारे आईओए के पास है, संकी जी के पास भी एक है तरीका बढ़िया सा। तो शायद उन्होंने हाथ ऊपर किया, मैं चाहूंगा सर आपका भी कोई बढ़िया इसके रिलेटेड शेयरिंग हो तो आप जरूर बोलिए। यस सर। यस सर। वो सर आपने रिबेट का बात बोला, तो अभी लास्ट टाइम मेरे पास में भी ऐसा ही हुआ था। एक रेफरेंस से क्लाइंट आया हुआ था, तो सेम सिनेरियो था। करीब प्रीमियम था 1.25 लाख के आसपास का प्रीमियम फाइनल हुआ। चेक लिखने का टाइम आया, उमंग था 25 साल का, और लड़के की एज भी थी करीब 26-27 साल की एज थी। तो बोल रहे थे कि यही सेम प्लान मैंने दूसरी जगह पे भी डिस्कस किया, तो वहां पे वो एजेंट ने मुझे 25% तक का पहले प्रीमियम में डिस्काउंट का बोला हुआ है। तो बोल रहे थे 1.25 लाख का प्रीमियम है, तो कम से कम मेरा ऊपर का ऑलमोस्ट 20-22 हजार रुपये बच जाएगा। तो इसमें से अभी आप कितना दोगे? तो आप अगर 20% दोगे ना तो भी चल जाएगा, चलो, क्योंकि आपने मेरे पीछे इतना मेहनत किया, ये वो। मैंने बोला सर वो तो बात ठीक है, लेकिन सर मैं तो जिस जिस इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहां से ही हमारा बात हुआ है कि भाई अपने को रिबेट वगैरह नहीं देना है। फिर भी काफी ओवर टाइम मतलब मैंने ओवरकम करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। फिर सडनली माइंड में से एक चीज निकली, मैंने बोला चलो अभी आपको रिबेट ही चाहिए ना, तो एक काम करो, मैं आपको रिबेट दूंगा, लेकिन उसके अंदर मेरा दो कंडीशन है। बोल रहा था कि कौन सा? मैंने बोला कि सर पहला कंडीशन ये है कि आपको मुझे प्रीमियम जो है वो एनुअल मोड में देना है, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि मैं जो आपको रिबेट दूंगा, लेकिन मैं आपको इकट्ठा 20% या 25% नहीं दूंगा, मैं आपको हर साल 2-2% करके मैं दूंगा। तीसरा, मैं आपको 20% नहीं, मैं आपको टोटल 50% तक का डिस्काउंट दूंगा। तो बोला था कि પછી फिर मैंने वही बोला कि आपको 20% लेना है या 50% लेना है? बोला था कि नहीं यार, मुझे तो फिर 50% वाले में ही जाना है। तो मैंने बोला सर ये मेरा दो कंडीशन है, वो आपको फुलफिल करना है, तब जाके आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कस्टमर एग्री हो गया। फिर मुझे उन्होंने एनुअल प्रीमियम का चेक दे दिया। तो नॉर्मली सर आप सभी को मालूम ही है कि अगर कोई भी कस्टमर अगर एनुअल प्रीमियम देता है, तो 2% LIC खुद डिस्काउंट देती है टोटल प्रीमियम के अंदर में। फिर वो कस्टमर ने मुझे बकायदा पूछा कि अभी इसके अंदर में मेरा डिस्काउंट कैसे सेट हुआ। फिर मैंने उनको बोला कि जैसे मंथली जाते हैं तो इतना प्रीमियम होता है, जैसे आपने एनुअल दिया तो मैंने 2% इसके अंदर में ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया। तो उस हिसाब से कस्टमर एग्री हो गया, और मुझे इमीडिएटली करीब 1.25 लाख के आसपास का प्रीमियम का चेक उन्होंने दे दिया। तो वहां पे मैंने इस तरीके से वो रिबेट ओवरकम किया था सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखिए क्या होता है मालूम है, लोग समझते हैं, उनको समझाने वाला चाहिए। अगर आपने समझाया तो जाहिर सी बात है वो समझ जाता है। सो मेरे हिसाब से ये पानवाला जी भी कुछ शेयर करना चाहते हैं। आपका ब्रिज बैक साइड में, लेकिन हिल आप रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है। मैं मैं ड्राइविंग ड्राइविंग पे पे था। था। अच्छा अच्छा अच्छा। 12:30 बजे मुंबई में था, और वहीं से ट्रेन पकड़ के 4:30 बजे सूरत आया। 5, 5:30 बजे घर पहुंचा, फ्रेश होके वापिस इधर मास्टरमाइंड में आया। अभी सैंकी भाई के ऑफिस में ऑलरेडी आ चुका हूँ, क्योंकि हमारा मास्टरमाइंड मीटिंग 8:30 बजे है। ओके। और रिबेट के बारे में थोड़ा कुछ बात करूंगा मैं। तो रिबेट की जो बात होती है ना, तो हमारा दिमाग में लाल पीला हो जाता है। हमारे गुजरात में ऐसे बोलते हैं कि लाल पीला। लाल पीले का मतलब ऐसा होता है यार, कि आईओई से जितना कुछ सीखे हम लोग, और ज्ञान इतना भरा है, हमारा ऑरा जो इतना बनता है ना, कि जब से मैं ज्वाइन किया है आईओई और ये सारे कोर्सेज किया है, मुझे आज दिन तक किसी पार्टी ने ऐसा नहीं बोला कि इसमें आप रिबेट क्या दोगे। मतलब इतना पावर है, इतना तेज है, इतना नॉलेज बनता है कि कोई कस्टमर हमको पूछने की, मेरे को तो कभी कोई पूछता ही नहीं कि रिबेट मुझे क्या मिलेगा, क्या दोगे। और एक पार्टी ने मुझे बोला था, रिबेट के बारे में बात हुआ था, करीबन उसका 22 लाख रुपए का प्रीमियम था। उसने बड़ी जिद किया था, बोला आप रिबेट दो, रिबेट दो, रिबेट दो। लास्ट में मैंने एक ही चीज किया, मैं कोई आपका प्रपोजल है सर,
आपके पास रखो। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया, खड़ा हो गया। बोले लैपटॉप क्यों बंद कर दिया आपने? मैं तो सब आपकी राशि और मेरी राशि एक दूसरे से मिलने वाली नहीं है। किसी का जहाँ लड़की देखने जाओ, तो लड़की की पहली मुलाकात में जब उसके साथ इंटरेक्शन ठीक नहीं होगा तो उसके साथ जिंदगी भर कैसे जिएंगे? बोले कहना क्या चाहते हैं? उनको साहब आपका 22 लाख रुपए का प्रीमियम है। आप 10 करोड़ का प्रीमियम भी रखोगे ना तो ये पान वाला साहब यहाँ से हिलने वाला नहीं है। आपको देना हो तो दो, नहीं तो रख लो। तो जो मैंने उसको बोला ना, आप 1.5 करोड़ का प्रीमियम भी दोगे ना, तो वो हिल गया। इतना पावर से मैंने उसको बोला साहब अब 1.5 करोड़ का प्रीमियम भी दोगे ना, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको देना हो तो दो। तो सोचने पड़ गया कि मैं जो प्रीमियम देखूं उसके एक टाइम अगर मैं प्रीमियम भी दोने वाला हूँ उसको, तब ये रिवेट नहीं देने वाला है। बैग में अंदर लैपटॉप डाल दिया, निकल पड़ा वापिस। मतलब उनका स्टाफ जो है सब जानते हैं, तो तुरंत नहीं बोला। बोले सुनील भाई को साइड में बिठाओ, कैबिन में बिठाओ। बिठाया, नाश्ता वास्ता कराया। 20 मिनट के बाद वापिस बोला सुनील भाई को अंदर बोला। बोला आप सच्ची में बोल रहे हो कि मुझे पावर दिखा रहे हो? पार्टी ने मुझे क्या बोला, आप सच्ची में कह रहे हो कि पावर दिखा रहे हो? उनको आप 1.5 करोड़ का प्रीमियम रख दो, इधर चेक लिख के रख दो, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, आपको टेस्ट करना तो कर लो। बोले नहीं, टेस्ट नहीं करना है। आपका टेस्ट हो गया, 22 लाख का प्रीमियम लेके आ गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, तो बहुत ये अच्छी। ये जो मतलब जो पावर जो है ना साहब, मास्टरमाइंड की, ये पावर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और सही बात। हमारे साथ में ना अभी और एक शिव प्रकाश पांडे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं मास्टरमाइंड के, वो आए हैं। वो भी मतलब लगातार एमडीआरटी कर रहा है। तो उनसे आगे हम बात करेंगे, मिस्टर यस शिव। पांडे जी, आपका आज के इस वेबिनार में स्वागत है। बताइए, आपके एमडीआरटी का कोई खास राज, 5 मिनट है, कुछ ऐसी आइडिया दे दीजिए ताकि सभी लोग इंस्पायर हो जाए। नमस्कार सर। नमस्कार। शिव प्रकाश पांडे, सूरत डिवीजन, बारडोली ब्रांच। सर, मैं डेली मार्केट में जाता हूँ और रोज मैं कम से कम 3-4 मीटिंग रोज करता हूँ। और 3-4 मीटिंग करने पे डेली एक पॉलिसी का टारगेट रखता हूँ, तो रोज एक पॉलिसी आती है मेरी। गुड, बढ़िया। और जैसे मेरे अभी मैंने ये लास्ट वीक में मैंने 6 सेल किए हैं। तो उसमें प्रीमियम 1 लाख रुपया है लास्ट वीक का। हाँ। तो सर वो ऐसे टारगेट लेके चलता हूँ ना, तो जिसकी वजह से डेली एक पॉलिसी सेल हो जाती है। और जो मेरा एक अच्छा बड़ा सेल है, जिसमें 5 लाख रुपया ईयरली प्रीमियम मेरे एक पार्टी से आया था। तो मेरे पड़ोसी ही है, तो हम लोग रोज सुबह में वॉकिंग पे जाते थे। तो जैसे हम वॉकिंग पे जाते थे, तो मैंने उनसे हमेशा उनको इंश्योरेंस के बारे में मैंने समझाया था। तो उन्होंने पूरे अपने फैमिली का जीवन उमंग 5 लाख का प्रीमियम उन्होंने मेरे से लिया था। और ऐसे रोज मार्केट पे जाते हैं ना, तो एक पॉलिसी रोज सेल हो जाती है, तो एमडीआरटी में काम आ जाता है। गुड, बढ़िया। और डेली का मेरा यही टारगेट रहता है, सुबह उठ के जब भी जाता हूँ तो मुझे ऐसा ही मन में रहता है कि मुझे आज एक पॉलिसी तो कहीं से भी लाना है। अगर एक पॉलिसी नहीं आती है तो थोड़ा बेचैनी जैसा हो जाता है, जैसे मानो आज खाना नहीं खाया तो चलेगा नहीं, खाना तो आज भी खाना पड़ेगा, खाना कल भी खाना पड़ेगा। तो उसी तरह से मैं ये सोचता हूँ कि मुझे एक पॉलिसी तो कहीं से भी कैसे भी लाना है। तो 3-4 मीटिंग करता हूँ तो सर वो आ जाता है। सो पांडे जी का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है मालूम है? सभी लोग ध्यान से सुनना, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। भाई मुझे एक पॉलिसी प्रतिदिन का बेचना है। मैं 3 मीटिंग करता हूँ, एक आध पॉलिसी आ जाता है। ये क्यों आ जाता है? क्योंकि वो पहले से सोच के जा रहे हैं। पहले से उनके दिमाग ने एक्सेप्ट किया है कि मुझे एक बीमा तो लाना ही है, और तब जाके वो आता है। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ, मतलब वो हम बोलते हैं ना, अगर हम सोच कर जाए बराबर, हमारा अगर पॉजिटिव सोच इतना जबरदस्त हो कि मैं आज शाम को एक बीमा लेकर आऊंगा, मेरे घर पे इनकम आएगी, अगर ये सोच लेके सवेरे 9 बजे निकलेंगे, अरे रात के 9 बजे तक तो आप आराम से 5,000, 6,000, 10,000 आराम से कमा सकते हो।
तो ये बहुत बड़ी बात कही, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। सो यस सर, थैंक यू जी। सर बस लास्ट के अभी 2 मिनट बाकी है, तो यस, एक क्रिकेट का स्टोरी है वो एक शेयर करना था, क्योंकि जरूर एक्चुअली जरूर। एक कस्टमर से अभी थोड़ा डिस्कशन भी हुआ था। तो एक फाइनल एक शेयरिंग कर देता हूँ, हाँ क्योंकि हाँ। थोड़ा क्रिकेट का स्टोरी है तो सबको मजा भी आएगा। वो थोड़ा यस अभी यस। एक्चुअली रिकॉल हुआ। सर ऐसा है कि एक कस्टमर से मैं मिला हुआ था। काफी एक अच्छे लेवल के बिजनेसमैन ही है। तो उनसे जैसे अभी सीए का ऑब्जेक्शन भी आपने पूछा था कि भाई क्या है, तो सीए ने तो मना कर दिया था कि भाई रिटर्न कम है और ये वो करके, तो इंश्योरेंस के अंदर में जाने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि रिटर्न इतना कम है। तो उससे बेटर है कि आप कोई दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर लो। तो कस्टमर का जिस हिसाब से लोन लायबिलिटी और वो सब था, क्योंकि बिजनेसमैन है तो स्वाभाविक है कि उनका सीसी और लोन्स वगैरह चल ही रहा था। तो और उसी दौरान में उनके दो फ्रेंड्स भी वहां पे बैठे हुए थे, तो कुछ क्रिकेट की बात चल रही थी। तो क्रिकेट की बात चल रही थी एक्चुअली उस टाइम पे, अपना इंडिया और कोई कंट्री का मैच चल रहा था। तो दोनों का कुछ डिस्कशन हो रहा था, तो फिर मैंने कस्टमर से बोला कि सर क्रिकेट में कितना इंटरेस्ट, बोला था बहुत इंटरेस्ट है। सोच रहा था कि एक टाइम अगर पहले से अगर मुझे मालूम था तो मैं भी कुछ, आप मुझे भी टीवी पे देखते थे उस तरीके से, मतलब थोड़ा एक हल्के से बातचीत हुआ। मैंने बोला चलो अच्छा है सर, सर एक्चुअली क्रिकेट का मुझे भी बहुत शौक है। फिर मैंने उनको बोला कि समझो कि सर इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, समझो कि इंडिया को 300 रन का टारगेट दिया गया है। और पहले की टीम के अंदर में क्या होता था कि समझो कि भाई अपने रोहित शर्मा और दो तीन लोग खिलाड़ी आते थे, कोई अच्छे से क्रिकेट खेला। समझो कि भाई रोहित शर्मा आया 10 रन पे आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद में आता है विराट कोहली आता है, तो समझो कि भाई विराट कोहली आया तो समझो कि उन्होंने भी 40-50 रन मार के वो भी आउट हो गया, मतलब कि आने वाले 150 रन के अंदर में कम से कम इंडिया के 3-4 विकेट गिर गए। तो सर उसके बाद में क्या लगता है आपको कि इंडिया टीम का मतलब जीतने के चांसेस कितने हैं? तो बोल रहे थे कि अभी तो ऑलमोस्ट मतलब 50-50 जैसा हो गया। फिर समझो कि और 10 रन के अंदर में और दो तीन विकेट गिर गए, तो बोल रहे थे तो अभी इंडिया गई। फिर समझो कि एक खिलाड़ी आके वो टीम को जीता जाता है, ठीक है, और इंडिया मैच जीत जाता है। तो बोला था तो फिर मैंने बोला कि सर तो फिर आपको कैसा लगा, बोला था कि एकदम मजा आ जाएगी। तो फिर मैंने वही रिवर्स करके पूछा उनको कि सर समझो कि आपकी लाइफ के अंदर में आप अपनी फैमिली के आप एक ही विराट कोहली हो। समझो कि कल उठ के अगर आपको कुछ हो गया, तो सर आपके बिहाफ में कौन दूसरा हार्दिक पांड्या आके खेलने वाला है, या कौन आके क्या करने वाला है? तो आपके पास में ऐसा कोई है कि कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी आके आपके फैमिली को पूरा मतलब एक फाइनेंशियल सपोर्ट दे सके ऐसा? तो बहुत बोला बढ़िया। था कि नहीं ऐसा तो कोई नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम के पास में तो है कि रोहित शर्मा भी है और उसके बाद में आने वाले और 10 बैट्समैन भी है कि वो जो टीम को संभाल पाएंगे। लेकिन सर आपकी फैमिली के पास में आप खुद ही सचिन तेंदुलकर हो, आप खुद ही विराट कोहली हो। समझो कि आपकी विकेट गिर गई, तो सर आपकी पूरी फैमिली भी बिखर जाएगी। क्या बात है, बहुत तो बढ़िया। उनको फिर कुछ आइडिया कि नहीं, तो फिर उस टाइम पे उन्होंने मेरे पास में मतलब ऑलमोस्ट टोटल कॉम्बिनेशन मिला के 2-2.5 करोड़ रुपए का रिस्क कवर वगैरह लिया हुआ था सर। बहुत बढ़िया। और दोस्तों, सैंकी जी ने क्रिकेट मैच का जो एग्जाम्पल दिया है, बिलीव करिए, ये एग्जाम्पल आपके लाइफ का यादगार होना चाहिए। आज ही सारे के सारे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आज इंक्लूडिंग मैं, इंक्लूडिंग पानवाला भाई, आज के आज हम ये क्रिकेट के एग्जाम्पल को फील्ड में उतारेंगे। मंजूर है? अगर यस आप यस मंजूर है तो यस एम लिखिए, एम लिखिए, यस सर, एम, एम फॉर यस मंजूर। यस सर, एम। कितने लोग मंजूर है? सो इसका, संकेत जी आपका ये एक एग्जांपल हम सारे लोग प्रॉमिस करते हैं कि आज हम फील्ड में यूज करेंगे और इसका रिजल्ट आएगा, तो उसका पूरा श्रेय हमारे सैंकी भाई को मिलेगा। वाह, ग्रेट। थैंक यू सर। सो थैंक यू सो मच सैंकी जी, पांडे जी, नीलेश जी, पानवाला जी, आप यहाँ पे आए। और सैंकी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना खजाना हमारे सामने रखा। हम चाहेंगे आप जल्द से जल्द टीओटी करिए और मुंबई कन्वेंशन में एज ए स्पीकर बनकर आइए। हम चाहेंगे आपको, क्योंकि आप एक आध घंटे के स्पीकर नहीं है, खान है आपके अंदर, बहुत कुछ सुनना है आपको। तो बढ़िया, जल्द से जल्द हम सबकी दुआ आपके साथ है, हम सबका ब्लेसिंग आपके साथ है। ये साल का टीओटी करिए और एक इतिहास बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सारे लोगों थैंक को यू सर। विनती है, धन्यवाद थैंक यू। आप लोग समय पर आए।
आप लोग समय पर आए, आप लोग यहाँ पर आए, ज्ञान आपने अर्जित किया है और उसको आज इम्प्लीमेंट करिए, बराबर, उस ज्ञान को आज फील्ड में यूज करिए ताकि हमें बढ़िया रिजल्ट आवे। दोस्तों, कल के स्पीकर, वाह, जिस तरह ये 27 दिन का अभी तक का जो हमारा एक से बढ़कर एक होने स्पीकर बन रहे हैं, कल के स्पीकर यादगार है, कल के स्पीकर जबरदस्त है, कल के स्पीकर बढ़िया काम करने वाले हैं, बढ़िया आइडिया देने वाले हैं और बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया है, डिवीजन टॉपर है। मैं इंसिस्ट करूंगा कल विदाउट फेल, मैं जानबूझकर नाम नहीं दे रहा हूं, वो डिवीजन टॉपर है और बहुत बढ़िया काम करते हैं और बहुत बढ़िया छोटे छोटे आइडिया के ऊपर उनका सेल होता है। आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबॉडी, प्लीज ज्वाइन एग्जैक्टली बिफोर 7 कल, और उनको ध्यान से सुनिए। और जिस तरह ऑल ओवर इंडिया में हमारे ट्रेनिंग हो रहे हैं, मुंबई में अभी एडवांस, उसके बाद बेसिक शुरू होने वाला है हमारा। इस समय इंदौर में कोर्स चालू है हमारा। मैं इस समय उदयपुर आ रहा हूँ, उदयपुर में 4-5 जगह हमारा इवेंट होगा और उदयपुर में 23-24 को हम 2 दिन का कमांडो कोर्स करने जा रहे हैं। उदयपुर घूमने के लिए बहुत सारे लोग साउथ से भी आ रहे हैं कोर्स अटेंड करने के लिए और उदयपुर घूमने के लिए। तो मेरे उदयपुर के आसपास, गुजरात आसपास के लोगों को भी जाहिर आमंत्रण है, आप इस ट्रेनिंग को आकर कम से कम 15-16 ऐसी आइडिया मिलेगी जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी, प्रैक्टिकल आइडिया। जो कंसेप्ट क्लाइंट के सामने रखो तो बीमा बिकने के चांसेस 80-90% है। तो वो आइडिया होने जा रही है। सेम कोर्स 18-19 को नासिक में होने जा रहा है, तो नासिक करो आप, जरूर इसका एडवांटेज लेते रहिए और अपने बिजनेस को एक जबरदस्त बिजनेस बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।